रात का सन्नाटा, एक सुनसान सड़क और एक ट्रक जिसमें लदा है एक ऐसा माल जो किसी का नहीं। रवि एक साधारण ड्राइवर जो सिर्फ अपना काम करना चाहता था, लेकिन उस रात उसने कुछ ऐसा छुआ जो उसे नहीं छूना चाहिए था। एक काली मूर्ति, एक प्राचीन शाप और साए जो उसकी हर सांस का पीछा कर रहे हैं। क्या रवि इस शाप से बच पाएगा या वो हमेशा के लिए बंध जाएगा? सच्चाई ढूंढने की इस खौफनाक यात्रा में हर कदम पर खतरा है और हर मोड़ पर एक नया राज। शापित माल, एक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि सच्चाई हमेशा डरावनी होती है। मेरा नाम रवि है। उम्र ठीक ठाक 32 साल का हूं। ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 10 साल से सड़कों पर गाड़ी भगा रहा हूं। माल ढोना, रात रात जागना और ढाबों की चाय पीना, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का वो पन्ना है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। नागालैंड के बॉर्डर पर एक ऐसी रात जब मेरी गाड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात पिछले साल की है। दिसंबर का महीना था और ठंड ऐसी कि हड्डियां तक जम जाई। मुझे एक माल का ऑर्डर मिला था। कोहिमा से कुछ सामान लेकर गुवाहाटी जाना था। रास्ता वही पुराना NH-29 जो नागालैंड के जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरता है। रास्ता खतरनाक है, ये तो सब जानते हैं। टेढ़े मेढ़े मोड़, गहरी खाइयां और रात में कोहरा ऐसा कि सामने का कुछ दिखे ही नहीं। लेकिन मुझे क्या, मैं तो पुराना खिलाड़ी हूं। सड़क मेरा घर है और मेरा ट्रक मेरा वो आशियाना जिसमें मैं रातें गुजारता हूं। उस दिन सुबह सुबह कोहिमा से निकला। माल लदा था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुछ मशीनरी और कुछ बाकी का सामान जो मैंने चेक नहीं किया। मालिक ने कहा, रवि बस समय पर पहुंचा दे, ये ऑर्डर बड़ा है। मैंने हंसकर कहा, सेठ टेंशन मत लो, रवि है ना। मालिक भी हंसा और बोला, बस रास्ते में कोई लफड़ा मत करना। मैंने सोचा, लफड़ा? अरे मैं तो सीधा सादा आदमी हूं। लेकिन उस वक्त मुझे क्या पता था कि लफड़ा मेरे पीछे नहीं, मेरे सामने इंतजार कर रहा था। पहले कुछ घंटे तो सब ठीक था। सड़कें खाली थीं, मौसम साफ था और मेरा पुराना कैसेट प्लेयर पुराने गाने बजा रहा था। किशोर कुमार की आवाज में जिंदगी एक सफर है सुहाना गूंज रहा था। मैं गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। सूरज ढलने से पहले मैंने एक छोटा सा ढाबा देखा। सोचा रुककर चाय पी लेता हूं। ढाबे पर रुका, एक गिलास चाय ऑर्डर की और साथ में 2 पराठे। ढाबे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बड़ा चुपचाप था। मैंने उससे पूछा, भाई आगे रास्ता कैसा है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर सड़क की तरफ और धीमे से बोला, रात में जल्दी मत जाना, वो इलाका ठीक नहीं। मैंने हंसकर टाल दिया, अरे भाई मैंने कितने ही रास्ते देखे हैं, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चाय का गिलास मेरे सामने रखा और चला गया। मैंने सोचा गांव वाले हैं, शायद कोई लोकल अंधविश्वास होगा। लेकिन उसकी बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अटक गई। शाम होते होते मैं फिर सड़क पर था। सूरज डूब चुका था और आसमान पर स्याह रात छा गई थी। कोहरा भी बढ़ने लगा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को चीर रही थीं, लेकिन विजिबिलिटी कम थी। मैंने स्पीड कम कर दी। रास्ता अब और टेढ़ा होने लगा था। दोनों तरफ घने जंगल और बीच बीच में छोटे छोटे गांव। गांवों में भी सन्नाटा था। न कोई इंसान दिख रहा था, न कोई जानवर, बस मेरे ट्रक का इंजन और सड़क पर टायरों की आवाज। रात के करीब 9 बजे होंगे। मैं एक तीखे मोड़ पर था जब मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरे ट्रक की स्पीड अपने आप कम होने लगी। मैंने गैस पेडल दबाया, लेकिन इंजन जैसे जवाब नहीं दे रहा था। मैंने सोचा शायद कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है। मैंने गाड़ी साइड में रोकी, टॉर्च निकाली और बोनट खोलकर देखने लगा, लेकिन सब कुछ ठीक था। इंजन चालू था, बैटरी फुल, तेल भी ठीक। फिर ये प्रॉब्लम क्या थी? मैं वापस ड्राइवर सीट पर बैठा और स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई, लेकिन जैसे ही मैंने गियर डाला, मुझे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज ट्रक के पीछे टकराई हो। मैंने ब्रेक मारा और रियर व्यू मिरर में देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा और अंधेरा। मैंने सोचा शायद कोई पत्थर या लकड़ी टकराई होगी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने फिर गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन अब वो आवाज बार बार आने लगी, कभी पीछे से, कभी साइड से, टक 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 टक, जैसे कोई ट्रक के कंटेनर को ठोक रहा हो।
मैंने रेडियो ऑन किया, सोचा शायद म्यूजिक से दिमाग शांत होगा, लेकिन रेडियो में सिर्फ स्टैटिक शोर आ रहा था। मैंने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर वही सिसकारी जैसी आवाज। रात गहराने लगी थी। कोहरा इतना घना हो गया था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी बस कुछ फीट तक ही जा रही थी। मैंने स्पीड और कम कर दी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ गाड़ी में है, कोई जो दिख नहीं रहा लेकिन उसकी मौजूदगी में महसूस कर रहा था। मेरी सीट के पीछे से एक हल्की सी सांस की आवाज आने लगी। मैंने पलटकर देखा, कुछ नहीं, केबिन खाली था। मैंने खुद को समझाया, रवि तू थक गया है, बस दिमाग का वहम है। लेकिन तभी मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक आवाज आई, धीमी, खरखराती, जैसे कोई बूढ़ा आदमी फुसफुसा रहा हो। रुक जा, रुक जा। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी और बाहर निकला। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन उसमें भी कुछ अजीब सा था, जैसे हवा में कोई गंध थी, सड़ी हुई, पुरानी, जैसे कुछ मरा हुआ हो। मैंने ट्रक के पीछे जाकर देखा, कंटेनर का दरवाजा बंद था। मैंने उसे खोलने की सोची, लेकिन फिर रुक गया। कुछ तो गलत था। मैंने टॉर्च की रोशनी कंटेनर के आसपास घुमाई, कुछ नहीं दिखा। लेकिन तभी कोहरे के बीच से मुझे एक साए जैसी चीज दिखी, लंबा, पतला और जैसे वो हवा में तैर रहा हो। मैंने टॉर्च उस तरफ की, लेकिन वो गायब हो गया। मैं वापस केबिन में आया और गाड़ी स्टार्ट की। अब मुझे बस गुवाहाटी पहुंचना था। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी चलानी शुरू की, वो साया फिर से दिखा। इस बार सड़क के किनारे। वो मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा था। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो साया गायब नहीं हुआ। वो मेरे साथ था, जैसे मेरा पीछा कर रहा हो। रात के करीब 11 बजे मैं एक पुराने पुल पर पहुंचा। पुल के नीचे गहरी खाई थी और ऊपर कोहरा इतना घना कि दूसरा छोर दिख ही नहीं रहा था। मैंने गाड़ी रोकी। मेरा दिल कह रहा था कि यह रास्ता ठीक नहीं, लेकिन पीछे मुड़ने का भी कोई रास्ता नहीं था। तभी मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, तेज, लंबा और इतना डरावना कि मेरे कान बंद हो गए। मैंने हॉर्न का बटन दबाया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ और फिर रेडियो फिर से चालू हो गया। वही खरखराती आवाज, रुक जा वरना। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है, क्या चाहता है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। और फिर अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं अकेला था उस सुनसान रास्ते पर, कोहरे के बीच, और मेरे ट्रक के साथ कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। तभी मुझे पीछे से एक और आवाज सुनाई दी, टक 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 टक। इस बार वो कंटेनर से नहीं, मेरे केबिन के ठीक पीछे से आ रही थी। मैंने पलटकर देखा और जो देखा उसे मेरी चीख निकल गई। मेरी सीट के पीछे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें मुझ पर टिकी थीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। सड़कों पर रातें गुजारी थीं, जंगलों के बीच गाड़ी भगाई थी और कई बार खतरनाक हालातों से निकला था। लेकिन उस रात, उस सुनसान पुल पर, मेरे ट्रक के केबिन में जो मैंने देखा, वो मेरे लिए नया था, डरावना था। वो चमकती हुई आंखें जो अंधेरे में मुंह पर टिकी थीं, वो कोई इंसानी नहीं थी, न जानवर की। वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जिसे मैं न समझ सकता था, न बयान कर सकता था। मेरा गला सूख गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कहीं मेरी छाती फट न जाए। मैंने टॉर्च उठाई और कांपते हाथों से उसकी रोशनी उन आंखों की तरफ की। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, वो आंखें गायब हो गईं। केबिन फिर से खाली था, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज और बाहर कोहरे की सनसनाहट। मैंने खुद को समझाया, रवि तू पागल हो रहा है, ये बस तेरा दिमाग है जो थकान की वजह से खेल कर रहा है। लेकिन सच तो ये था कि मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था। जो मैंने देखा वो कोई वहम नहीं था। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने एक हल्की सी खटखट की आवाज दी और फिर चुप। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, कुछ नहीं हुआ। ट्रक जैसे मर चुका था। मैंने खिड़की खोली और बाहर झांका। कोहरा इतना घना था कि पुल का दूसरा सिरा दिख ही नहीं रहा था। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी जो पहले महसूस हुई थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी मिक्स था, जैसे जलती हुई लकड़ी की बू। मैंने नाक सिकोड़ी और सोचा, कहीं जंगल में आग तो नहीं लगी। लेकिन आसपास कोई रोशनी नहीं थी, कोई धुआं नहीं, सिर्फ सन्नाटा और वो गंध। मैंने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। मैंने टॉर्च जेब में डाली, अपने जैकेट का कॉलर ऊपर किया और केबिन से बाहर निकला।
ठंड इतनी थी कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी थीं। मैंने ट्रक के पीछे जाकर कंटेनर का दरवाजा चेक किया। वो अभी भी बंद था, लेकिन अब मुझे उसमें कुछ अजीब सा दिखा। कंटेनर के लॉक पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी उन निशानों पर डाली। वो गहरे थे और कुछ जगहों पर पेंट भी उखड़ा हुआ था। मेरे दिमाग में सवाल उठा, ये कब हुआ? मैंने तो दिन में सब चेक किया था। मैंने कंटेनर का दरवाजा खोलने की सोची, लेकिन फिर रुक गया। मेरे अंदर की आवाज चिल्ला रही थी, नहीं रवि, मत खोल, कुछ गलत है। मैंने उस आवाज को सुना और पीछे हट गया, लेकिन तभी कंटेनर के अंदर से एक आवाज आई, धीमी, गहरी, जैसे कोई लोहे को खींच रहा हो। स्क्रीच, स्क्रीच। मैं 2 कदम पीछे हटा। मेरी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है? अंदर कोई है? जवाब में सिर्फ वही स्क्रीचिंग की आवाज और फिर सन्नाटा। मैं वापस केबिन की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ कोहरा। लेकिन वो एहसास, वो भारीपन, जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, वो गायब नहीं हुआ। मैं केबिन में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। मेरे पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो यहां रात गुजारूं और सुबह का इंतजार करूं, या फिर पैदल चलकर कोई मदद ढूंढूं। लेकिन इतने घने कोहरे में, इस सुनसान रास्ते पर मदद कहां से मिलती? मैंने फोन निकाला, सिग्नल 0, नेटवर्क गया हुआ था। मैंने फिर भी कोशिश की, मालिक को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं गई। मैंने फोन को डैशबोर्ड पर पटका और सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। रवि, शांत हो जा, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी फिर से वही आवाज, टक टक। इस बार मेरी खिड़की के ठीक बाहर। मैंने आंखें खोली और खिड़की की तरफ देखा। कोहरे के बीच मुझे फिर वही साया दिखा, लंबा, पतला, और जैसे वो खिड़की के ठीक बाहर खड़ा था। मैंने टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी बाहर की। साया गायब, लेकिन खिड़की के शीशे पर कुछ निशान थे, उंगलियों के निशान। लेकिन वो नॉर्मल नहीं थे। वो उंगलियां लंबी थीं, पतली, और उनके नाखून जैसे पंजों की तरह नुकीले। मैं चिल्ला पड़ा, ये क्या बला है? मेरी आवाज केबिन में गूंज गई। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने जवाब दिया। ट्रक स्टार्ट हुआ और मैंने बिना सोचे गैस पेडल पर पैर रखा। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ रही थी, जैसे कोई ट्रक को पीछे खींच रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। कंटेनर का दरवाजा अब हल्का सा खुला हुआ था। मैंने ब्रेक मारा और चिल्लाया, अबे ये कब खुला? मैंने तो उसे लॉक किया था। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। टॉर्च और एक पुराना टायर आयरन हाथ में लिया। अगर कोई चोर उचक्का है तो उसका हिसाब करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं कंटेनर के पास पहुंचा, मैंने टॉर्च की रोशनी कंटेनर के अंदर डाली। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ बक्से दिख रहे थे। माल वही था जो मैंने लोड किया था, लेकिन फिर भी कुछ गलत था। मैंने कदम बढ़ाया और अंदर झांका। तभी कंटेनर के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, और उसी के साथ एक फुसफुसाहट, जा, यहां से जा। मैं पीछे हटा। मेरी टॉर्च गिर गई और उसकी रोशनी बुझ गई। अब मैं अंधेरे में था, सिर्फ कोहरे की सनसनाहट और मेरी धड़कनों की आवाज। मैंने टायर आयरन जोर से पकड़ा और चिल्लाया, देखा, कौन है तू? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी, एक ठंडी खोखली हंसी जो कंटेनर के अंदर से आ रही थी। मैंने कंटेनर का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ, जैसे कोई उसे अंदर से पकड़े हुए था। मैंने हार नहीं मानी, पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद किया और लॉक लगाया। फिर भागकर केबिन में घुसा और गाड़ी स्टार्ट की। इस बार ट्रक ने स्पीड पकड़ी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस गाड़ी भगाता रहा। लेकिन वो साया, वो मेरे साथ था। सड़क के किनारे, कोहरे में, वो हर मोड़ पर दिख रहा था। कभी वो पेड़ों के पीछे, कभी सड़क पर, और हर बार वो थोड़ा और करीब आ रहा था। रात के करीब 1 बजे मैं एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। वहां कुछ घर थे, लेकिन सबके दरवाजे खिड़कियां बंद। कोई जिंदगी का निशान नहीं। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। मुझे मदद चाहिए थी। मैंने एक घर का दरवाजा खटखटाया, कोई है? मदद चाहिए। लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने दूसरा घर ट्राई किया, वही सन्नाटा। तभी एक घर की खिड़की से मुझे एक बूढ़ी औरत की साए जैसी शक्ल दिखी। उसने मुझे देखा और फिर खिड़की बंद कर दी। मैंने फिर खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं वापस ट्रक की तरफ लौटा, लेकिन जैसे ही मैं केबिन में बैठा, मुझे लगा जैसे सीट पर कुछ गीला है।
मैंने टॉर्च जलाई। सीट पर खून था, ताजा लाल खून। मैं चीख पड़ा और बाहर कूद गया। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा, सीट साफ थी, कोई खून नहीं। मैंने अपने माथे पर हाथ फेरा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद से पूछा। तभी कोहरे के बीच से वो साया फिर दिखा। इस बार वो मेरे ट्रक के ठीक सामने खड़ा था, लंबा, काला, और उसकी आंखें फिर से चमक रही थीं। मैंने टायर आयरन उठाया और उसकी तरफ दौड़ा। बता, तू क्या है? मैं चिल्लाया। लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वो गायब हो गया और उसी वक्त मेरे ट्रक का हॉर्न फिर से बजने लगा। लेकिन इस बार वो हॉर्न की आवाज नहीं थी, वो एक चीख थी, इंसानी चीख। उस चीख ने मेरे होश उड़ा दिए। वो कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे कोई इंसान अपनी आखिरी सांसों में चिल्ला रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ट्रक के सामने खड़ा था, टायर आयरन हाथ में लिए, और कोहरा मेरे चारों तरफ घूम रहा था। वो साया गायब हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी मेरे आसपास थी। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी, और अब उसमें कुछ और भी मिक्स था, जैसे कोई पुराना सड़ा हुआ कपड़ा जल रहा हो। मेरे दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, ये क्या हो रहा है और मैं यहां अकेला क्यों हूं? मैंने टायर आयरन को और जोर से पकड़ा और ट्रक की तरफ बढ़ा। हॉर्न अब बंद हो चुका था, लेकिन उस चीख की गूंज मेरे कानों में अभी भी थी। मैंने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर झांका। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। सीट साफ थी, कोई खून नहीं, लेकिन वो एहसास, वो ठंडी सिहरन, वो गायब नहीं हुई थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है, मेरी सांसों को गिन रहा हो। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ कोहरा और सन्नाटा। मैं केबिन में बैठा और दरवाजा लॉक कर लिया। रवि, तू डर रहा है, मैंने खुद से कहा, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। गाड़ी चला और यहां से निकल। मैंने फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन ने जवाब दिया। ट्रक स्टार्ट हुआ और मैंने गैस पेडल दबाया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी बस कुछ फीट तक ही जा रही थी। मैंने स्पीड कम रखी, क्योंकि सड़क अब और भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ जंगल का घना अंधेरा। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर वही आवाज शुरू हो गई, टक 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 टक। इस बार वो कंटेनर से नहीं, बल्कि ट्रक के नीचे से आ रही थी, जैसे कोई लोहे की रॉड से गाड़ी को ठोक रहा हो। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर झांका। टॉर्च की रोशनी नीचे डाली, कुछ नहीं दिखा। लेकिन जब मैं वापस केबिन में बैठा, तो मुझे लगा जैसे सीट पर कोई बैठा था। मैंने पलट कर देखा, खाली, लेकिन सीट पर एक हल्का सा दबाव था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। मैंने खुद को डांटा, रवि, तू पागल हो रहा है, ये सब तेरा वहम है। लेकिन तभी मेरे रेडियो ने फिर से अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई स्टैटिक नहीं, बल्कि एक साफ आवाज, वापस जा, यहां मत रुक। वो वही खरखराती आवाज थी जो मैंने पहले सुनी थी। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। मैंने डैशबोर्ड पर जोर से मुक्का मारा। रेडियो बंद हो गया, लेकिन अब मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगीं, कभी जलती, कभी बुझती। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। हेडलाइट्स चेक की, वायरिंग ठीक थी, बैटरी भी फुल। फिर यह प्रॉब्लम क्या थी? मैंने बोनट बंद किया और वापस केबिन की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे कुछ अजीब सा दिखा। मेरी ड्राइवर सीट पर एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं रखा था। मैंने उसे उठाया। कपड़ा गीला था और उसमें से वही सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने उसे फेंक दिया और केबिन में बैठ गया। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और भगाना शुरू किया। लेकिन अब सड़क पर कुछ और अजीब होने लगा था। कोहरे के बीच मुझे सड़क के किनारे कुछ शक्लें दिख रही थीं। वो इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। वो सड़क के किनारे खड़े थे और जैसे ही मेरी गाड़ी उनके पास से गुजरती, वो गायब हो जाते। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो शक्लें बार बार दिख रही थीं। कभी एक, कभी दो, कभी चार। उनकी आंखें चमक रही थीं और वो मुझे देख रही थीं। रात के करीब 2 बजे मैं एक पुराने ढाबे के पास पहुंचा। ढाबा बंद था, लेकिन उसकी लकड़ी की दीवारों पर एक पुराना साइन बोर्ड लटक रहा था, मोहन ढाबा, खाना, चाय और रात का ठिकाना। मैंने सोचा शायद यहां कोई मिल जाए। मैंने गाड़ी रोकी और ढाबे के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? मैंने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर कोशिश की। तभी दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी जल रही थी।
मैंने अंदर कदम रखा। ढाबे के अंदर सन्नाटा था। टेबल कुर्सियां खाली थीं और काउंटर पर धूल जमी थी, लेकिन काउंटर के पीछे एक पुराना रजिस्टर पड़ा था। मैंने उसे खोला। उसमें कुछ नाम लिखे थे और तारीखें। आखिरी एंट्री कई साल पुरानी थी। मैंने रजिस्टर बंद किया और बाहर निकलने की सोची, लेकिन तभी मुझे एक कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा। ढाबे के एक कोने में अंधेरे में वही साया खड़ा था। उसकी आंखें फिर से चमक रही थीं। मैं भागकर बाहर निकला और ट्रक में घुस गया। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मुझे पीछे से एक ठंडा हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। मैंने चीख कर पलट कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन मेरी सीट पर फिर से वही फटा हुआ कपड़ा पड़ा था। इस बार उस पर कुछ लिखा था, खून से। वापस जा। मैंने वो कपड़ा खिड़की से बाहर फेंक दिया और गाड़ी भगाई। लेकिन अब ट्रक का कंट्रोल मेरे हाथों में नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। वो अपने आप चल रही थी और सड़क अब मुझे किसी अनजान रास्ते पर ले जा रही थी। कोहरे के बीच मुझे एक पुराना साइन बोर्ड दिखा, नागा कब्रिस्तान 2 किलोमीटर। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सुना था कि इस इलाके में पुराने कब्रिस्तान हैं, जहां कुछ अजीब अजीब कहानियां मशहूर हैं, लेकिन मैंने कभी उन पर यकीन नहीं किया था अब तक। ट्रक अब उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। मैंने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। तभी रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार आवाज और साफ थी। तूने हमें जगाया, अब तू हमारा है, मैंने चिल्लाकर कहा। मैंने क्या किया? मैं तो बस माल ढो रहा हूं। लेकिन जवाब में सिर्फ वही खोखली हंसी। ट्रक अब कब्रिस्तान के गेट पर रुक गया। गेट पुराना था, जंग लगा हुआ। उसके पीछे कोहरे में कुछ टूटी फूटी कब्रें दिख रही थीं। मैंने गाड़ी का दरवाजा लॉक रखा और खिड़कियां बंद कर ली। लेकिन तभी कंटेनर से फिर से वो स्क्रीचिंग की आवाज आई, और इस बार कंटेनर का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। कंटेनर के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा था। एक काला धुंधला साया। वो धीरे धीरे मेरे केबिन की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। लेकिन जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक रही हो। मैं गिर पड़ा। जब मैंने ऊपर देखा तो वो साया मेरे ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं और उसका चेहरा, वो चेहरा इंसानी नहीं था। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जमीन पर गिरा हुआ मैं उस साये को देख रहा था। उसका चेहरा, अगर उसे चेहरा कह सकते हैं, धुंधला था, जैसे कोहरे और अंधेरे का मिश्रण। लेकिन उसकी आंखें, वो चमकती हुई लाल पीली आंखें मेरे ऊपर टिकी थीं। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। टायर आयरन मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर चुका था और मेरी टॉर्च कहीं कोहरे में गुम हो गई थी। मेरे आसपास सिर्फ सन्नाटा था और वो साया जो अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था, जैसे कोई पुरानी हड्डियां जल रही हों। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तू कौन है? मुझसे क्या चाहता है? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को डरने से रोकने की कोशिश की। जवाब में वो साया रुका। उसकी आंखें और तेज चमकी और फिर एक आवाज आई, गहरी, खरखराती, जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो। तूने हमें छेड़ा, अब तू हमारा है। मैंने जोर से सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। लेकिन वो साया मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो और करीब आया। मैं पीछे की तरफ सरकने लगा, लेकिन मेरी पीठ ट्रक के टायर से टकरा गई। अब मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं थी। मैंने आसपास देखा, कोहरा, कब्रिस्तान का पुराना गेट और वो टूटी फूटी कब्रें जो कोहरे में हल्की हल्की दिख रही थीं। तभी मेरे ट्रक का हॉर्न फिर से बजने लगा, लेकिन इस बार वो कोई नॉर्मल हॉर्न नहीं था। वो एक लंबी डरावनी चीख थी जो मेरे कानों में चुभ रही थी। मैंने कान बंद किए, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में घुस रही थी। साया अब मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर सकता था। मैंने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। तभी अचानक वो साया गायब हो गया। हवा शांत हो गई, हॉर्न बंद हो गया। मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरे सामने सिर्फ कोहरा था, लेकिन वो गंध अभी भी थी और मेरे दिल में वो खौफ अभी भी जिंदा था। मैं उठा और ट्रक की तरफ भागा। केबिन में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा।
मैंने डैशबोर्ड पर सिर टिका लिया और खुद को समझाया, रवि शांत हो जा, ये सब बस एक बुरा सपना है। लेकिन तभी मेरे रेडियो ने फिर से अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई खरखराहट नहीं, बल्कि एक साफ ठंडी आवाज। तू भाग नहीं सकता, माल वो हमारा है। मैंने रेडियो की तरफ देखा। स्क्रीन पर कुछ अजीब सा फ्लिकर कर रहा था, जैसे कोई चेहरा बन रहा हो फिर बिगड़ रहा हो। मैंने रेडियो का तार खींचकर उसे बंद कर दिया, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक नया सवाल घूम रहा था। माल, वो माल की बात क्यों कर रहा है? मैंने तो सिर्फ बक्से लोड किए थे, मुझे क्या पता था कि उनमें क्या है। मालिक ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी है, लेकिन अब मुझे शक होने लगा था। क्या उन बक्सों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं बताया गया? मैंने फैसला किया कि मुझे कंटेनर चेक करना होगा, लेकिन उस कब्रिस्तान के बीच, उस कोहरे में वो काम आसान नहीं था। मैंने टायर आयरन उठाया और केबिन से बाहर निकला। कंटेनर का दरवाजा अभी भी हल्का सा खुला था। मैंने टॉर्च की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर मैंने अपने फोन की लाइट जलाई। सिग्नल अभी भी 0 था, लेकिन लाइट काम कर रही थी। मैंने कंटेनर के पास जाकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन फोन की रोशनी में कुछ बक्से दिख रहे थे। मैंने एक बक्सा खोला। उसमें कुछ पुराने धूल भरे सामान थे, कुछ तार, कुछ सर्किट बोर्ड, लेकिन नीचे कुछ और था। एक पुराना लकड़ी का डब्बा। उस पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कोई पुरानी भाषा में लिखा हो। मैंने उसे उठाया। वो भारी था और उसमें से वही सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने डब्बा खोलने की सोची, लेकिन तभी कंटेनर के अंदर से फिर वही स्क्रीचिंग की आवाज आई। मैंने डब्बा नीचे रखा और पीछे हटा, लेकिन तभी कंटेनर के अंदर से एक और साया उभरा। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी शक्ल इंसानी थी, लंबा पतला, और उसका शरीर जैसे कोहरे से बना हो। उसने मेरी तरफ देखा और फिर एक कदम बढ़ाया। मैंने टायर आयरन उठाकर उसकी तरफ लहराया। दूर रह, मैं चिल्लाया, लेकिन वो रुका नहीं। वो मेरे और करीब आया और फिर उसने एक हाथ उठाया। उसका हाथ वो कोई नॉर्मल हाथ नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी थीं, नुकीली, जैसे किसी जंगली जानवर के पंजे। मैं भागकर केबिन की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे है। मैंने पलटकर देखा, वो साया गायब था, लेकिन कंटेनर का दरवाजा अब पूरी तरह खुला था और अंदर से कुछ और बक्से बाहर की तरफ खिसक रहे थे, जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। मैंने दरवाजा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट की। इस बार ट्रक ने जवाब दिया। मैंने गैस पेडल दबाया और गाड़ी भगाई, लेकिन सड़क अब मुझे किसी अनजान जगह पर ले जा रही थी। कोहरे के बीच मुझे वो कब्रिस्तान का गेट फिर से दिखा। मैंने तो उससे दूर जाना था, लेकिन गाड़ी उसी तरफ जा रही थी। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। ट्रक अपने आप चल रहा था। तभी रेडियो फिर से चालू हो गया। माल लौटा दे, मैंने चिल्लाकर कहा। कौन सा माल? मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन जवाब में सिर्फ वही खोखली हंसी। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे ट्रक में लदा माल कुछ साधारण नहीं था। मैंने कंटेनर की तरफ फिर से जाने का फैसला किया। इस बार मैंने टायर आयरन के साथ साथ एक पुराना चाकू भी निकाला, जो मैं हमेशा अपने बैग में रखता था। मैंने कंटेनर का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। फोन की रोशनी में वो लकड़ी का डब्बा फिर से दिखा। मैंने उसे खोला। अंदर एक पुरानी काली मूर्ति थी, छोटी लेकिन भारी। उसका चेहरा डरावना था, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह जैसे चीख रहा हो। मूर्ति के आसपास कुछ कपड़े लिपटे थे जो खून से सने थे। मैंने उसे छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी कंटेनर के अंदर से फिर वही साया उभरा। इस बार वो मेरे ठीक सामने था। उसने मूर्ति की तरफ इशारा किया और बोला, ये हमारा है, इसे लौटा दे। मैंने चाकू उठाया और चिल्लाया, मैंने ये नहीं लिया, मुझे नहीं पता ये क्या है। लेकिन वो साया मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो मेरी तरफ बढ़ा और तभी मेरे फोन की लाइट बुझ गई। मैं अंधेरे में था और वो साया मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी ठंडी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। अंधेरा मेरे चारों तरफ था। मेरे फोन की लाइट बुझ चुकी थी और कंटेनर के अंदर सिर्फ वही साया था जो मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी ठंडी सड़ी हुई सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। मेरे हाथ में चाकू था, लेकिन वो अब किसी काम का नहीं लग रहा था। मेरे पैर जम गए थे और मेरी सांसें जैसे रुक सी गई थीं। वो साया मेरे सामने खड़ा था। उसकी चमकती आंखें मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रही थीं।
मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मुझसे क्या चाहता है? ये मूर्ति मैंने नहीं ली। लेकिन जवाब में सिर्फ वही खरखराती आवाज आई, लौटा दे, नहीं तो। मैंने चाकू को और जोर से पकड़ा और पीछे की तरफ सरकने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर का दरवाजा अब बंद था। मैंने तो उसे खुला छोड़ा था। मेरे दिमाग में सवाल कौन था, ये कब बंद हुआ? मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, जैसे कोई उसे बाहर से पकड़े हुए हो। मैंने कंधे से धक्का मारा, लेकिन कुछ फायदा नहीं। साया अब मेरे और करीब आ रहा था। उसकी आंखें अब सिर्फ चमक नहीं रही थीं, वो जैसे जल रही थीं। मैंने पलटकर चाकू उसकी तरफ लहराया। दूर रह वरना, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज में वो दम नहीं था। साया रुका नहीं। उसने एक कदम और बढ़ाया और तभी कंटेनर के अंदर से एक और आवाज आई, स्क्रीच, स्क्रीच, जैसे कोई लोहे को पत्थर पर रगड़ रहा हो। मैंने फोन फिर से उठाया और लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ब्लैक थी। मैंने उसे हिलाया, टैप किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक फोन की स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। वो वही मूर्ति थी जो मैंने डब्बे में देखी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और डरावना लग रहा था, जैसे वो मुझे देखकर हंस रही हो। मैंने फोन जमीन पर फेंक दिया और चाकू को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं चिल्लाया। ये माल मेरा नहीं है। लेकिन साया अब मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी शक्ल साफ देख सकता था। उसका चेहरा, अगर उसे चेहरा कह सकते हैं, पुराने सड़े हुए चमड़े जैसा था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे दो काले गड्ढे जिनमें लाल रोशनी चमक रही थी। उसने एक हाथ उठाया और मैंने देखा कि उसकी उंगलियां लंबी थीं, टेढ़ी मेढ़ी, और उनके सिरे पर नाखून नहीं बल्कि नुकीले पंजे थे। मैंने चाकू से वार किया, लेकिन मेरा हाथ हवा में ही रह गया। चाकू जैसे उसके शरीर से आर पार निकल गया। साया हंसा, वो हंसी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। तू नहीं बच सकता, उसने कहा, और फिर वो धीरे धीरे कोहरे में घुलने लगा। लेकिन जैसे ही वो गायब हुआ, कंटेनर का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बाहर की तरफ भागा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैंने देखा कि कब्रिस्तान का गेट अब और करीब था। मेरा ट्रक जैसे अपने आप उस गेट की तरफ खिसक रहा था। मैंने केबिन में वापस जाने की सोची, लेकिन तभी मुझे कंटेनर के अंदर से फिर वही स्क्रीचिंग सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। वो मूर्ति जो मैंने डब्बे में देखी थी, अब कंटेनर के बाहर जमीन पर पड़ी थी। लेकिन अब वो सिर्फ मूर्ति नहीं थी, उसका चेहरा बदल रहा था। वो जैसे जिंदा हो रही थी। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था। मैंने चीख कर चाकू फेंक दिया और ट्रक की तरफ भागा। केबिन में घुसते ही मैंने दरवाजा लॉक किया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चाबी बार बार घुमाई, लेकिन सिर्फ एक खटखट की आवाज आई। तभी मेरे रियर व्यू मिरर में मुझे कुछ दिखा। कंटेनर का दरवाजा फिर से खुला था और उसमें से कई साए बाहर निकल रहे थे। वो सब एक जैसे थे, लंबे, पतले, और उनकी आंखें चमक रही थीं। वो धीरे धीरे मेरे केबिन की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने डैशबोर्ड पर सिर मारा और चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगी और रेडियो चालू हो गया। इस बार आवाज और साफ थी। माल वो हमारा है, उसे लौटा दे, मैंने चिल्लाकर कहा। मैं लौटा दूंगा, बता कहां लौटाऊं? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। और फिर अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमा और गाड़ी कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ने लगी। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैडल जैसे जाम हो गया था। मैंने स्टीयरिंग को जोर से खींचा, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। ट्रक अब कब्रिस्तान के अंदर घुस रहा था। कोहरे के बीच मुझे टूटी फूटी कब्रें दिख रही थीं। कुछ कब्रों पर पुराने जंग लगे क्रॉस थे और कुछ पर अजीब से निशान। मैंने देखा कि कुछ कब्रें खुली हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें खोदा हो, और उन कब्रों से वही साए निकल रहे थे जो मेरे ट्रक के पीछे थे। ट्रक अब एक बड़ी कब्र के सामने रुक गया। उस कब्र पर एक पुराना पत्थर था जिस पर कुछ लिखा था। मैंने खिड़की से झांक कर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर धुंधले थे। तभी कंटेनर से फिर वही स्क्रीचिंग की आवाज आई। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा। वो मूर्ति अब कंटेनर के बाहर थी और उसके आसपास कई साए खड़े थे। वो सब मुझे देख रहे थे। मैंने दरवाजा लॉक रखा और खिड़कियां बंद कर ली, लेकिन तभी मेरी खिड़की पर एक ठंडा हाथ टकराया। मैंने पलट कर देखा। एक साया मेरी खिड़की के ठीक बाहर था।
उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था और उसकी आंखें मेरे अंदर तक घूर रही थीं। मैंने चीख कर सिर नीचे किया और आंखें बंद कर लीं। ये सपना है, ये सपना है, मैं बार बार खुद से कह रहा था। लेकिन तभी मेरे केबिन का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने आंखें खोली। साया अब मेरे केबिन के अंदर था। उसका चेहरा मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी सांसों की गंध महसूस कर रहा था। उसने एक पंजा मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने चाकू उठाकर फिर से वार किया, लेकिन इस बार चाकू उसके शरीर में घुस गया। साया चीखा, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। वो पीछे हटा और मैंने मौका देखकर दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। मैं कब्रिस्तान में था, कोहरे के बीच, और मेरे चारों तरफ वो साए थे। मैंने देखा कि वो मूर्ति अब उस बड़ी कब्र के ऊपर रखी थी और कब्र से एक काला धुंधला धुआं निकल रहा था। मैंने चाकू को जोर से पकड़ा और मूर्ति की तरफ बढ़ा। अगर यही चाहिए तो ले लो, मैंने चिल्लाया और मूर्ति को जमीन पर पटक दिया। लेकिन जैसे ही मूर्ति जमीन से टकराई, वो टूट गई और उसके अंदर से एक काला गाढ़ा तरल निकलने लगा। वो तरल जमीन में समा रहा था और उसी के साथ वो साये और तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं भागा, लेकिन कब्रिस्तान का गेट अब गायब था। मैं कोहरे में दौड़ रहा था, लेकिन हर कदम पर मुझे लग रहा था कि मैं उसी कब्र के पास वापस आ रहा हूं। साये अब मेरे चारों तरफ थे। उनकी चीखें, उनकी हंसी और वो सड़ी हुई गंध, सब कुछ मुझे घेर रहा था। मैंने चाकू फेंक दिया और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब में सिर्फ एक आवाज आई, अब तू हमारा है। मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा था, कोहरे में डूबा हुआ, और मेरे चारों तरफ वो साए मंडरा रहे थे। उनकी चमकती आंखें, उनकी खरखराती हंसी और वो सड़ी हुई गंध, सब कुछ मुझे जैसे निगल रहा था। मैंने चाकू फेंक दिया था और मेरे पास अब कोई हथियार नहीं था। मूर्ति टूट चुकी थी और उससे निकला काला गाढ़ा तरल जमीन में समा रहा था। लेकिन उस तरल के साथ कुछ और भी हो रहा था। जमीन हिल रही थी, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। मैंने अपने पैरों के नीचे देखा। जमीन में दरारें पड़ रही थीं और उन दरारों से वही काला धुआं निकल रहा था जो मैंने पहले कब्र से देखा था। मेरी सांसें रुक रही थीं। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया, मुझे जाने दो। लेकिन जवाब में सिर्फ वही खोखली हंसी। साए अब मेरे और करीब आ रहे थे। उनके पंजे हवा में लहरा रहे थे और उनकी आंखें जैसे मेरे अंदर तक घुस रही थीं। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैंने देखा कि वो काला तरल अब मेरे जूतों को छू रहा था। वो ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी भी थी, जैसे कोई जिंदा चीज मेरे पैरों को जकड़ रही हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी एक साए ने मेरा कंधा पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी हड्डियां तक जम गईं। मैंने चीखकर उसका हाथ झटका और दौड़ पड़ा, लेकिन कब्रिस्तान का गेट गायब था। कोहरा इतना घना था कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। मैं बस दौड़ रहा था, बिना ये जाने कि मैं कहां जा रहा हूं। मेरे पीछे वो साए थे, उनकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। तभी कोहरे के बीच मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखी, दूर कब्रिस्तान के एक कोने में, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। मैंने सोचा, शायद वहां कोई है, शायद कोई मदद मिले। मैं उस रोशनी की तरफ दौड़ा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखा। मंदिर पुराना था, उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और छत पर जंगली बेलें लटक रही थीं। लेकिन उस मंदिर के अंदर एक छोटी सी मूर्ति थी और उसके सामने एक लालटेन जल रही थी। मूर्ति कुछ जानी पहचानी सी थी, लेकिन वो उस काली मूर्ति जैसी नहीं थी जो मैंने कंटेनर में देखी थी। ये मूर्ति छोटी थी और उसका चेहरा शांत था, जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो। मैं मंदिर के अंदर घुसा और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टूटा हुआ था। मैंने लालटेन उठाई और मूर्ति के पास बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने मूर्ति की तरफ देखा और कहा, मुझे बचा लो, जो भी हो मुझे बचा लो। तभी बाहर से वो चीखें फिर शुरू हो गईं। साए अब मंदिर के आसपास थे। मैंने देखा कि उनकी आंखें कोहरे में चमक रही थीं और वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने लालटेन को जोर से पकड़ा और मंदिर के अंदर देखा। वहां एक पुराना धूल भरा रजिस्टर पड़ा था। मैंने उसे खोला। उसमें कुछ लिखा था, लेकिन अक्षर इतने पुराने थे कि पढ़ना मुश्किल था। मैंने लालटेन की रोशनी में पढ़ने की कोशिश की। उसमें कुछ नाम थे और उनके साथ कुछ तारीखें, लेकिन एक नाम बार बार आ रहा था, काली माँ। मैंने सोचा,
शायद ये उसी मूर्ति का नाम है जो मैंने कंटेनर में देखी थी। लेकिन फिर मुझे एक और लाइन दिखी, जो उसे ले जाए वो कभी वापस नहीं आए। मेरा दिल बैठ गया। मैंने रजिस्टर बंद किया और मूर्ति की तरफ देखा। ये क्या है? मैंने खुद से पूछा। मैंने तो कुछ नहीं लिया, मैं तो बस एक ड्राइवर हूं। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा जोर से हिला। साए अब अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मैंने लालटेन को और जोर से पकड़ा और मूर्ति के सामने बैठ गया। मुझे बचा लो, मैंने फिर से कहा। तभी मंदिर के अंदर एक हल्की सी हवा चली। लालटेन की लौ फड़फड़ाने लगी, लेकिन बुझी नहीं। मैंने देखा कि मंदिर की मूर्ति की आंखें अब चमक रही थीं, लेकिन ये चमक उन सायों की तरह डरावनी नहीं थी। ये जैसे मुझे हिम्मत दे रही थी। मैंने रजिस्टर फिर से खोला और पढ़ने की कोशिश की। एक पन्ने पर कुछ लिखा था, एक मंत्र। मैंने उसे पढ़ा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। AUM नमः काली माँ रक्षा कर, मैंने बार बार दोहराया। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, सायों की चीखें और तेज हो गईं, लेकिन वो अब मंदिर के अंदर नहीं आ रहे थे। मैंने मंत्र को और जोर से पढ़ा। लालटेन की लौ अब और तेज जलने लगी। साए पीछे हट रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी मुझे घूर रही थीं। मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा और तभी मंदिर की मूर्ति से एक हल्की सी रोशनी निकली। वो रोशनी कोहरे को चीरती हुई बाहर गई और साए उस रोशनी में जैसे जलने लगे। उनकी चीखें अब और डरावनी हो गईं। मैंने मंत्र पढ़ना नहीं रोका, लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा जोर से खुल गया। एक साया अंदर घुस आया। उसका चेहरा अब साफ था, वही काली मूर्ति का चेहरा जो मैंने कंटेनर में देखी थी, लेकिन अब वो जिंदा थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तूने हमें जगाया, अब तू हमारा है। मैंने चीख कर मंत्र फिर से पढ़ा, लेकिन साया रुका नहीं। वो मेरे करीब आया और उसका पंजा मेरे गले की तरफ बढ़ा। मैंने लालटेन को उसके सामने लहराया। लौ ने उसका चेहरा छुआ और वो चीख कर पीछे हट गया, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। वो मंदिर के कोने में खड़ा था और उसकी आंखें अभी भी मुझे घूर रही थीं। मैंने मंत्र को और जोर से पढ़ा और लालटेन को और ऊपर उठाया। तभी मंदिर की मूर्ति से फिर से रोशनी निकली। इस बार वो इतनी तेज थी कि मैंने आंखें बंद कर लीं। जब मैंने आंखें खोलीं, साया गायब था। मंदिर शांत था और लालटेन की लौ अब सामान्य जल रही थी, लेकिन कोहरा अभी भी था और बाहर सायों की चीखें अभी भी सुनाई दे रही थीं। मैंने रजिस्टर उठाया और उसे अपने जैकेट में डाल लिया। मुझे यकीन था कि इसमें कुछ जवाब हैं। मैंने मंदिर की मूर्ति को प्रणाम किया और बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। बाहर कोहरा अभी भी घना था, लेकिन साए अब थोड़ा दूर थे। मैं अपने ट्रक की तरफ भागा। कंटेनर का दरवाजा अब बंद था, लेकिन वो काली मूर्ति अभी भी जमीन पर पड़ी थी, टूटी हुई। मैंने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। मैं केबिन में घुसा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हुआ। मैंने गैस पेडल दबाया और गाड़ी भगाई, लेकिन सड़क अब मुझे फिर से कब्रिस्तान के गेट की तरफ ले जा रही थी। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा, लेकिन ट्रक मेरे कंट्रोल में नहीं था। तभी रेडियो फिर से चालू हो गया। तू भाग नहीं सकता, वो आवाज अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने चीख कर कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब में सिर्फ वही हंसी। और फिर मेरे रियरव्यू मिरर में मैंने देखा कि कंटेनर का दरवाजा फिर से खुल रहा था। मैं ट्रक के केबिन में बैठा था, स्टीयरिंग को जोर से पकड़े हुए, और मेरी नजर रियरव्यू मिरर पर थी। कंटेनर का दरवाजा फिर से खुल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे अंदर से धक्का दे रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े थे और मेरी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। कोहरा अभी भी मेरे चारों तरफ था और कब्रिस्तान का गेट मेरे सामने था, जैसे मुझे बार बार उसी ओर खींच रहा हो। मैंने गैस पेडल पर जोर दिया, लेकिन ट्रक की स्पीड कम हो रही थी। इंजन जैसे अपनी मर्जी से चल रहा था। रेडियो की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तू भाग नहीं सकता, मैंने चीख कर कहा। मैंने कुछ नहीं लिया, ये माल मेरा नहीं है। लेकिन जवाब में सिर्फ वही खोखली हंसी। मैंने रेडियो का तार फिर से खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार तार जैसे मेरे हाथ में जल रहा था। मैंने उसे छोड़ दिया और स्टीयरिंग को जोर से मोड़ा। ट्रक थोड़ा सा हिला, लेकिन फिर भी उसी कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन पैडल जाम था। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने रियर व्यू मिरर में फिर से देखा। कंटेनर के अंदर से अब वो साए फिर से निकल रहे थे। उनकी चमकती आंखें कोहरे में साफ दिख रही थीं और वो मेरे केबिन की ओर बढ़ रहे थे। मैंने दरवाजा लॉक चेक किया, वो अभी भी बंद था, लेकिन तभी मेरी खिड़की पर फिर से वही ठंडा, नुकीला पंजा टकराया। मैंने चीख कर सिर नीचे किया और आंखें बंद कर लीं। ये सच नहीं है,
ये सच नहीं है, मैं बार बार खुद से कह रहा था। लेकिन जब मैंने आंखें खोली, वो साया मेरी खिड़की के ठीक बाहर था। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था और उसकी आंखें जैसे मेरे अंदर तक घुस रही थीं। मैंने जैकेट से वो रजिस्टर निकाला जो मैंने मंदिर से लिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने उसे खोला और उस मंत्र को फिर से पढ़ने की कोशिश की। AUM नमः काली मां, रक्षा कर। मेरी आवाज टूट रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने मंत्र को जोर जोर से पढ़ा। तभी खिड़की पर वो साया पीछे हटा। उसकी चीख मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो अब मंदिर की मूर्ति की तरह जल रहा था। मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा और साए धीरे धीरे कोहरे में घुलने लगे। लेकिन तभी कंटेनर से एक और आवाज आई, स्क्रीच स्क्रीच, जैसे कोई लोहे को जमीन पर घसीट रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो टूटी हुई काली मूर्ति अब फिर से जमीन पर थी, लेकिन अब वो पूरी तरह टूटी नहीं थी। उसका चेहरा जैसे फिर से बन रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह खुल रहा था। मैंने चीखकर मंत्र फिर से पढ़ा, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। साए फिर से मेरे चारों तरफ थे और वो मूर्ति अब मेरे केबिन की ओर बढ़ रही थी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। मेरे पास अब कोई हथियार नहीं था, न चाकू न टायर आयरन। मैंने रजिस्टर को जोर से पकड़ा और कब्रिस्तान की ओर भागा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि उस मंदिर में शायद कुछ जवाब है। कोहरा इतना घना था कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं उस लालटेन की रोशनी की ओर बढ़ रहा था जो अब भी हल्की हल्की दिख रही थी। मैं मंदिर के पास पहुंचा। दरवाजा अभी भी खुला था और लालटेन की लौ अब भी जल रही थी। मैंने मंदिर की मूर्ति को देखा। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाह रही हो। मैंने रजिस्टर खोला और उसमें और पढ़ने की कोशिश की। एक पन्ने पर कुछ और लिखा था, एक कहानी। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा। उसमें लिखा था कि कई साल पहले इस कब्रिस्तान में एक पुरानी मूर्ति चोरी हुई थी। वो मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वो एक प्राचीन शक्ति से जुड़ी थी और उसे चुराने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटा। मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया, क्या वो काली मूर्ति वही थी? क्या मेरे ट्रक में लदा माल उसी चोरी का हिस्सा था? मैंने मालिक को याद किया। उसने तो कहा था कि ये बस इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी है, लेकिन अब मुझे शक हो रहा था, क्या उसने मुझे धोखा दिया? मैंने रजिस्टर में और पढ़ा। उसमें एक और मंत्र था, लेकिन इस बार वो कुछ अलग था। AUM नमः काली मां, शांति दे। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, मंदिर की लालटेन की लौ फिर से तेज हो गई। सायों की चीखें बाहर से सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो अब मंदिर के अंदर नहीं आ रहे थे। मैंने मंत्र को और जोर से पढ़ा। तभी मंदिर की मूर्ति से फिर से वो रोशनी निकली। इस बार वो इतनी तेज थी कि कोहरा जैसे पिघलने लगा। मैंने देखा कि साएं अब पीछे हट रहे थे, लेकिन वो काली मूर्ति अभी भी मेरे ट्रक के पास थी और उसके आसपास वो काला धुआं फिर से उभर रहा था। मैंने मंदिर से बाहर निकलने का फैसला किया। मुझे उस मूर्ति को वापस करना था, शायद यही एक रास्ता था। मैंने रजिस्टर को जैकेट में डाला और लालटेन उठा ली। मंदिर की मूर्ति को प्रणाम किया और बाहर निकला। कोहरा अब थोड़ा हल्का हो रहा था, लेकिन साए अभी भी थे। मैंने ट्रक की ओर बढ़ना शुरू किया। वो काली मूर्ति अभी भी जमीन पर थी और उसका चेहरा अब और साफ दिख रहा था। वो जैसे मुझे बुला रही थी। मैंने लालटेन को उसके सामने रखा और मंत्र फिर से पढ़ा, AUM नमः काली मां, शांति दे। मूर्ति की आंखें चमकीं और उसका मुंह और खुल गया, लेकिन इस बार उसमें से कोई आवाज नहीं आई। मैंने हिम्मत जुटाई और मूर्ति को उठाने की कोशिश की। वो भारी थी, लेकिन मैंने उसे उठा लिया। मैंने उसे उस बड़ी कब्र की ओर ले जाना शुरू किया जिसके सामने मेरा ट्रक रुका था। जैसे ही मैं कब्र के पास पहुंचा, जमीन फिर से हिलने लगी। सायों की चीखें और तेज हो गईं। मैंने मूर्ति को कब्र के ऊपर रखा और मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी कब्र से फिर से वो काला धुआं निकला, लेकिन इस बार वो धुआं मूर्ति के अंदर समा रहा था। साए अब मेरे चारों तरफ थे, लेकिन वो मुझे छू नहीं रहे थे। मैंने मंत्र को और जोर से पढ़ा और लालटेन की रोशनी को मूर्ति पर डाला। अचानक एक तेज चमक हुई। मूर्ति जैसे जलने लगी और साए चीखते हुए कोहरे में गायब होने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली, मूर्ति गायब थी, कब्र शांत थी और कोहरा अब पूरी तरह साफ हो चुका था। मैंने आसपास देखा, कोई साया नहीं था। लालटेन की लौ अब धीमी जल रही थी। मैं ट्रक की ओर भागा।
इंजन स्टार्ट हुआ और इस बार स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में था। मैंने गाड़ी भगाई और कब्रिस्तान का गेट पीछे छूट गया। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वो सवाल थे, मालिक ने मुझे क्यों नहीं बताया, और वो मूर्ति थी क्या? मैंने रजिस्टर को फिर से खोला। उसमें एक आखिरी लाइन थी, जो उसे लौटाए वो बचेगा, लेकिन सवाल हमेशा रहेंगे। मैंने ट्रक को कब्रिस्तान से दूर भगाया जितना तेज हो सकता था। स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में था और इंजन अब बिना किसी अड़चन के चल रहा था। कोहरा साफ हो चुका था और सड़क पर हल्की हल्की चांदनी टिमटिमा रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। वो साए, वो मूर्ति और वो खरखराती आवाज, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैंने रजिस्टर को डैशबोर्ड पर रखा था और उसकी आखिरी लाइन मेरे जहन में चक्कर काट रही थी, जो उसे लौट आए वो बचेगा, लेकिन सवाल हमेशा रहेंगे। सवाल, हाँ सवाल तो बहुत थे। मालिक ने मुझे क्यों नहीं बताया कि माल में वो काली मूर्ति थी? क्या उसे पता था कि यह सब होगा? और वो मूर्ति थी क्या कोई पुरानी धरोहर, कोई शापित चीज? मैंने ट्रक की स्पीड कम की और एक सिगरेट जलाई। धुआं मेरे चेहरे से टकराया, लेकिन वो सड़ी हुई गंध अभी भी मेरे नथुनों में थी। मैंने खिड़की खोली और हवा को अंदर आने दिया, लेकिन उस हवा में भी कुछ अजीब सा था, जैसे कोई मेरे साथ अभी भी था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कंटेनर का दरवाजा बंद था, लेकिन मुझे अब भी शक था। मैंने सोचा, क्या अभी भी कुछ बाकी है? मैंने ट्रक साइड में रोका और बाहर निकला। टायर आयरन हाथ में लिया और कंटेनर की ओर बढ़ा। दरवाजा लॉक था, लेकिन मैंने उसे फिर से चेक किया। मैंने उसे खोला। अंदर वही बक्से थे जो मैंने लोड किए थे, लेकिन वो लकड़ी का डब्बा जिसमें वो काली मूर्ति थी अब खाली था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बेचैनी थी। मैं वापस केबिन में आया और रजिस्टर को फिर से खोला। उसमें वो मंत्र था जो मैंने मंदिर में पढ़ा था, लेकिन अब उसमें कुछ और भी लिखा था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले नहीं देखा था। जो उसे लौटाए उसे रास्ता मिलेगा, लेकिन जो उसे छुए वो हमेशा बंधा रहेगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तो उस मूर्ति को छुआ था। क्या इसका मतलब मैं अब भी उस शाप से बंधा हूं? मैंने रजिस्टर बंद किया और उसे डैशबोर्ड पर पटक दिया। यह सब बकवास है, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं था। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और सड़क पर निकल पड़ा। अब सड़क साफ थी और दूर दूर तक कोई कोहरा नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में वो साए अभी भी थे। उनकी चमकती आंखें, उनकी खरखराती हंसी, वो सब जैसे मेरे साथ चल रहा था। मैंने रेडियो ऑन करने की सोची, लेकिन फिर डर लगा, क्या पता वो फिर से अपने आप चालू हो जाए। मैंने सिगरेट का एक और कश लिया और गाड़ी भगाता रहा। कुछ देर बाद मुझे एक छोटा सा गांव दिखा। वहां कुछ घर थे और एक दो घरों की खिड़कियों में रोशनी थी। मैंने सोचा, शायद यहां रुककर कुछ खा लूं। मेरे पेट में भूख तो थी ही और दिमाग को भी कुछ शांति चाहिए थी। मैंने ट्रक एक ढाबे के सामने रोका। ढाबा पुराना था, लेकिन उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था और अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। मैंने ट्रक लॉक किया और अंदर चला गया। ढाबे में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे बैठा चाय बना रहा था। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। क्या चाहिए भाई? उसने पूछा। मैंने कहा, चाय और कुछ खाने को। उसने चाय का गिलास मेरे सामने रखा और कहा, पराठा बना दूं? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गया। ढाबा खाली था, लेकिन उसकी दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में वही मंदिर था जो मैंने कब्रिस्तान में देखा था। मैंने बूढ़े से पूछा, यह मंदिर कहाँ है? उसने तस्वीर की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो मंदिर? वो तो कब्रिस्तान के पास है, वहां कोई नहीं जाता। मैंने पूछा, क्यों? उसने चाय का गिलास रखा और धीमे से बोला, वहां कुछ ठीक नहीं है, पुरानी बातें हैं। लोग कहते हैं वहां कुछ बुरा भटकता है। मैंने अपनी चाय का घूंट लिया और पूछा, क्या बुरा? उसने मेरी तरफ देखा जैसे मेरे चेहरे पर कुछ पड़ रहा हो। फिर बोला, तू वहां गया था ना? मैं चुप रहा। उसने फिर कहा, तेरे चेहरे पर वही डर दिख रहा है। जो वहां जाता है वो ऐसा ही लौटता है। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी हंसी खोखली थी। बस रास्ते में रुका था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसने मेरी बात काट दी। झूठ मत बोल, मैंने तेरे जैसों को पहले भी देखा है। वो मूर्ति ना, तूने उसे देखा? मेरे हाथ से चाय का गिलास छूटते छूटते बचा। तुझे कैसे पता? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो बूढ़ा अब गंभीर हो गया।
उसने काउंटर से एक पुराना ताबीज निकाला और मेरे सामने रखा। ये ले और सुन, उस मूर्ति को मत छूना, वो कोई साधारण चीज नहीं है। मैंने ताबीज उठाया और पूछा, वो मूर्ति क्या है? उसने सिर हिलाया। पुरानी बात है, कई साल पहले उस कब्रिस्तान में एक तांत्रिक रहता था। उसने वो मूर्ति बनाई थी, लेकिन वो मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं थी, उसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। मैंने ताबीज को गले में डाल लिया और पूछा, तो मैं क्या करूं? उसने कहा, जो माल तू ले जा रहा है उसे लौटा दे और कभी उस रास्ते पर मत जाना। मैंने कहा, मैंने तो मूर्ति लौटा दी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। लौटा दी? फिर भी तू यहां है? फिर तो तूने उसे छुआ होगा। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। मैंने रजिस्टर की बात याद की, जो उसे छुए वो हमेशा बंधा रहेगा। मैंने बूढ़े से पूछा, इसका मतलब क्या है? उसने सिर झुका लिया और बोला, अब तू उनके साथ बंध गया है, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से बोला, गलत करने की जरूरत नहीं, बस छूने की देर थी। मैं ढाबे से बाहर निकला। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और गाड़ी भगाई, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि कोई मेरे साथ है। केबिन में, मेरे ठीक पीछे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ नहीं, लेकिन वो एहसास गायब नहीं हुआ। मैंने ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM नमः काली मां, रक्षा कर। तभी रेडियो फिर से चालू हो गया। तू हमारा है, वो आवाज अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने चीख कर रेडियो बंद किया, लेकिन वो फिर चालू हो गया और इस बार रेडियो की स्क्रीन पर वो चेहरा फिर से उभरा, वही काली मूर्ति का चेहरा। मैंने ट्रक रोका और बाहर कूद गया, लेकिन जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पलटकर देखा, उस साया फिर से था और इस बार वो मेरे ठीक सामने खड़ा था। मैं सड़क के किनारे खड़ा था, मेरे सामने वो साया था और उसकी चमकती आंखें मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थीं। ट्रक का इंजन अब भी चल रहा था और उसकी हेडलाइट्स सड़क पर हल्की सी रोशनी बिखेर रही थी, लेकिन कोहरा फिर से गहराने लगा था, जैसे वो मेरे चारों तरफ जाल बुन रहा हो। मैंने गले में डाला, ताबीज जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM नमः काली मां, रक्षा कर। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। साया मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, वो थोड़ा पीछे हटा। उसकी चीख मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो अब मुझे छू नहीं रहा था। मैंने मौका देखकर ट्रक की ओर दौड़ लगाई, केबिन में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। इंजन अभी भी चल रहा था और मैंने गैस पेडल पर पैर रखा। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन स्टीयरिंग फिर से भारी हो रहा था, जैसे कोई उसे मेरे खिलाफ खींच रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कंटेनर का दरवाजा फिर से हल्का सा खुला था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा, क्या वो मूर्ति फिर से वापस आ गई? लेकिन मैंने तो उसे कब्रिस्तान में छोड़ दिया था। मैंने ताबीज को और जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ना जारी रखा। AUM नमः काली मां, शांति दे। साया अब मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा था, सड़क के किनारे, कोहरे में। उसकी आंखें हर मोड़ पर मुझे दिख रही थीं, जैसे वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रक की गति जैसे अपने आप कम हो रही थी। तभी रेडियो फिर से चालू हो गया। तूने हमें छुआ, अब तू हमारा है। मैंने चीख कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब में सिर्फ वही खोखली हंसी। मैंने रेडियो का तार खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार तार जैसे मेरे हाथ में चिपक गया। वो गर्म था, जैसे कोई आग का गोला हो। मैंने उसे छोड़ दिया और स्टीयरिंग पर ध्यान दिया। सड़क अब मुझे किसी अनजान जगह पर ले जा रही थी। कोहरे के बीच मुझे फिर से वही कब्रिस्तान का गेट दिखा। नहीं, मैंने चिल्लाया, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन ट्रक मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो अपने आप उस गेट की ओर बढ़ रहा था। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन पैडल जाम था। मैंने स्टीयरिंग को जोर से खींचा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी मेरे केबिन की खिड़की पर फिर से वही ठंडा, नुकीला पंजा टकराया। मैंने पलटकर देखा, वो साया अब मेरी खिड़की के ठीक बाहर था। चेहरा शीशे से सटा हुआ था और उसकी आंखें जैसे मेरे अंदर तक घुस रही थीं। मैंने मंत्र को और जोर से पढ़ा और ताबीज को अपने सीने से लगाया। साया चीखा और पीछे हट गया, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। मैंने रजिस्टर निकाला, जो मैंने मंदिर से लिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन
मैंने उसे खोला और पढ़ने की कोशिश की। उसमें एक और मंत्र था जो पहले से अलग था। AUM नमः काली मां मुक्ति दे। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, ट्रक का स्टीयरिंग थोड़ा हल्का हुआ। मैंने फिर से ब्रेक मारा और इस बार पैडल ने जवाब दिया। ट्रक रुक गया, ठीक कब्रिस्तान के गेट के सामने। मैंने बाहर झांका। साए अब भी थे, लेकिन वो अब थोड़ा दूर थे। उनकी चीखें अभी भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो अब मंदिर की लालटेन की तरह जल रहे थे। मैंने ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी कंटेनर से फिर से वही स्क्रीचिंग की आवाज आई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कंटेनर का दरवाजा अब पूरी तरह खुला था और उसमें से वो काला धुआं फिर से निकल रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे कंटेनर चेक करना होगा। मैंने ताबीज को गले में डाला, रजिस्टर को जैकेट में रखा और केबिन से बाहर निकला। कोहरा अब थोड़ा हल्का था, लेकिन साएं अभी भी मेरे चारों तरफ थे। मैंने कंटेनर की ओर बढ़ना शुरू किया। दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा था। मैंने फोन निकाला, लाइट अब काम कर रही थी। मैंने रोशनी कंटेनर के अंदर डाली। वो लकड़ी का डब्बा फिर से वहां था, लेकिन अब वो खाली नहीं था। उसमें कुछ और था, एक और मूर्ति, लेकिन इस बार वो काली नहीं थी, वो सफेद थी। मैंने उसे छूने की हिम्मत की। वो ठंडी थी, लेकिन उसमें कोई डरावना एहसास नहीं था। मैंने उसे उठाया और बाहर निकाला। साए अब मेरे और करीब आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने वो मूर्ति उठाई, उनकी चीखें कम हो गईं। मैंने मंत्र फिर से पढ़ा, AUM नमः काली मां मुक्ति दे, और मूर्ति को कब्रिस्तान के गेट की ओर ले गया। मैंने उसे उस बड़ी कब्र के पास रखा जहां मैंने पहले वाली मूर्ति छोड़ी थी। जैसे ही मैंने मूर्ति रखी, जमीन फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार कोई काला धुआं नहीं निकला। इसके बजाय एक हल्की सी रोशनी कब्र से निकली। वो रोशनी कोहरे को चीर रही थी और साएं उसमें जैसे पिघल रहे थे। उनकी चीखें अब दर्द भरी थीं। मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा और ताबीज को जोर से पकड़ा। रोशनी अब और तेज हो रही थी और साएं एक एक करके गायब हो रहे थे। लेकिन तभी कंटेनर से फिर से एक आवाज आई, स्क्रीच स्क्रीच। मैंने पलट कर देखा। वो काला धुआं फिर से उभर रहा था और उसके साथ वो साया फिर से था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और साफ था। वो उस तांत्रिक जैसा लग रहा था जिसके बारे में ढाबे वाले बूढ़े ने बताया था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तूने हमें आजाद किया, लेकिन तू अभी भी हमारा है। मैंने चीख कर कहा, मैंने सब लौटा दिया, अब मुझे छोड़ दो। लेकिन वो हंसा और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने मूर्ति को फिर से उठाया और उसे कब्र के ऊपर रखा। AUM नमः काली मां मुक्ति दे। मैंने जोर जोर से पढ़ा। रोशनी अब इतनी तेज थी कि मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा था। साया चीखा और कोहरे में गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, हम वापस आएंगे। जब मैंने आंखें खोली, कब्र शांत थी, मूर्ति गायब थी और कोहरा पूरी तरह साफ हो चुका था। मैंने आसपास देखा, कोई साया नहीं था। मैं ट्रक की ओर भागा और केबिन में घुसा। इंजन स्टार्ट हुआ और इस बार स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में था। मैंने गाड़ी भगाई और कब्रिस्तान पीछे छूट गया, लेकिन मेरे दिमाग में वो सवाल अभी भी थे। मालिक को क्या पता था? और वो साया, क्या वो सचमुच चला गया था? मैंने ताबीज को छुआ और मंत्र फिर से पढ़ा। रेडियो शांत था और सड़क साफ थी, लेकिन मेरे दिल में एक खौफ अभी भी था। मैंने रजिस्टर निकाला और उसकी आखिरी लाइन फिर से पढ़ी, जो उसे छुए वो हमेशा बंधा रहेगा। मैं ट्रक को जितनी तेजी से भगा सकता था, भगा रहा था। सड़क अब साफ थी और चांदनी रात में दूर तक फैल रही थी। कब्रिस्तान का गेट मेरे पीछे छूट चुका था और वो साएं, वो चीखें, वो सड़ी हुई गंध, सब कुछ जैसे थम सा गया था। लेकिन मेरे दिल में वो खौफ अभी भी जिंदा था। मैंने गले में डाले ताबीज को छुआ और वो मंत्र मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था, AUM नमः काली मां मुक्ति दे। मैंने उसे धीमे धीमे दोहराया, जैसे वो मेरा आखिरी सहारा हो। रजिस्टर मेरे डैशबोर्ड पर पड़ा था और उसकी आखिरी लाइन मेरे जहन में चक्कर काट रही थी, जो उसे छुए वो हमेशा बंधा रहेगा। मैंने सिगरेट जलाई और एक लंबा कश लिया। धुआं मेरे चेहरे से टकराया, लेकिन उसमें अब वो सड़ी गंध नहीं थी। फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है। मेरे ट्रक का केबिन शांत था, लेकिन वो शांति किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कंटेनर का दरवाजा बंद था, रेडियो शांत था,
लेकिन मेरे कंधों पर एक भारीपन था, जैसे कोई मेरे साथ अभी भी था। सड़क अब सीधी थी और दूर दूर तक कोई गांव या ढाबा नहीं दिख रहा था। मैंने फोन निकाला, सिग्नल अभी भी जीरो। मैंने उसे डैशबोर्ड पर रखा और मालिक को याद किया। उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि माल में वो मूर्ति थी? क्या उसे पता था कि यह सब होगा? मैंने सोचा गुवाहाटी पहुंचते ही उसे हिसाब करूंगा, लेकिन फिर एक और ख्याल आया, क्या मैं गुवाहाटी तक पहुंच पाऊंगा या वो साएं फिर से लौट आएंगे? रात के करीब 3 बज रहे थे। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और एक सिगरेट और जलाई। तभी मुझे सड़क के किनारे एक हल्की सी रोशनी दिखी, दूर एक पेड़ के नीचे, जैसे कोई छोटा सा दिया जल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई मजार है या कोई स्थानीय रिवाज। लेकिन जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो दिया किसी मजार पर नहीं था, वो सड़क के बीचों बीच जल रहा था। मैंने ट्रक रोका और बाहर झांका। दिया छोटा सा था, मिट्टी का, और उसकी लौ हवा में बिल्कुल स्थिर थी। कोहरे की हल्की सी परत फिर से सड़क पर छाने लगी थी। मैंने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM नमः काली मां रक्षा कर। लेकिन तभी दिए की लौ फड़फड़ाने लगी और उसमें से एक काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं हवा में तैर रहा था और उसमें से वही साएं उभरने लगे। मैंने चीख कर दरवाजा लॉक किया और गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार इंजन ने जवाब नहीं दिया। मैंने चाबी बार बार घुमाई, लेकिन सिर्फ एक खटखट की आवाज आई। साए अब मेरे ट्रक के चारों तरफ थे। उनकी चमकती आंखें कोहरे में साफ दिख रही थीं और वो धीरे धीरे मेरे केबिन की ओर बढ़ रहे थे। मैंने रजिस्टर निकाला और उसमें वो मंत्र ढूंढने की कोशिश की, AUM नमः काली मां मुक्ति दे। मैंने जोर जोर से पढ़ा। साए रुक गए, लेकिन वो गायब नहीं हुए। उनकी चीखें अब मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। तभी मेरे रेडियो ने फिर से अपने आप चालू हो गया। तूने हमें छुआ, अब तू हमारा है, मैंने चीख कर कहा। मैंने मूर्ति लौटा दी, मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब में सिर्फ वही खरखराती हंसी। मैंने रेडियो का तार खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे मेरे हाथ में चिपक गया। मैंने उसे छोड़ दिया और ताबीज को जोर से पकड़ा। AUM नमः काली मां शांति दे, मैंने फिर से पढ़ा। साए अब मेरी खिड़की के ठीक बाहर थे। उनके पंजे शीशे पर खरोंच रहे थे और वो आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। मैंने रजिस्टर में और पढ़ने की कोशिश की। एक पन्ने पर कुछ और लिखा था, एक चेतावनी, जो उसे छुए वो उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। उसे मुक्ति केवल तभी मिलेगी जब वो सच्चाई का सामना करेगा। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? मैंने सोचा शायद मालिक ही इस सब का जवाब है। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। साए मेरे चारों तरफ थे, लेकिन मैंने मंत्र पढ़ना नहीं रोका। मैंने उस दिए की ओर देखा, वो अभी भी जल रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी ओर बढ़ा। साए मेरे पीछे थे, लेकिन वो मुझे छू नहीं रहे थे। मैंने दिए को उठाया। वो ठंडा था, लेकिन उसकी लौ मेरे हाथ को जला रही थी। मैंने चीख कर उसे जमीन पर पटक दिया। दिया टूट गया और उसमें से वही काला धुआं निकला। लेकिन इस बार धुआं हवा में नहीं फैला, वो मेरे ट्रक की ओर बढ़ा। मैं ट्रक की ओर भागा। कंटेनर का दरवाजा फिर से खुला था। मैंने अंदर झांका। वो लकड़ी का डब्बा अभी भी वहां था, लेकिन अब उसमें कुछ और था, एक पुराना फटा हुआ कपड़ा। मैंने उसे उठाया। उसमें से वही सड़ी हुई गंध आ रही थी। कपड़े पर कुछ लिखा था, खून से, सच्चाई ढूंढ। मैंने उसे जेब में डाला और कंटेनर का दरवाजा बंद किया। मैं केबिन में वापस आया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक स्टार्ट हुआ। मैंने गाड़ी भगाई और साएं पीछे छूट गए। लेकिन वो कपड़ा मेरी जेब में था और उसकी गंध मेरे साथ थी। मैंने सोचा, सच्चाई क्या है? क्या मालिक ने मुझे जानबूझकर इस मुसीबत में डाला? मैंने फैसला किया कि गुवाहाटी पहुंचते ही उसे जवाब मांगूंगा। सड़क अब मुझे किसी शहर की ओर ले जा रही थी। दूर दूर तक रोशनी दिख रही थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे रियर व्यू मिरर में फिर से वही साया दिखा। वो मेरे केबिन के ठीक पीछे था। मैंने चीख कर ताबीज पकड़ा और मंत्र पढ़ा। साया गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, सच्चाई ढूंढ। मैंने ट्रक को एक ढाबे के सामने रोका। ढाबा खुला था और कुछ लोग वहां बैठे थे। मैंने ट्रक लॉक किया और अंदर गया। एक गिलास चाय मांगी और बैठ गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, मालिक को क्या पता था? मैंने फोन निकाला। सिग्नल अब वापस आ चुका था। मैंने मालिक को कॉल लगाई। फोन बजा,
लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने फिर कोशिश की। इस बार उसने फोन उठाया। हाँ रवि, माल पहुंचा। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था। मैंने कहा, सेठ ये माल क्या था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो चुप रहा, फिर बोला, तू गुवाहाटी पहुंच, वहां बात करेंगे। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं अभी बता, वो मूर्ति क्या थी? उसने फोन काट दिया। मैंने फिर कॉल लगाई, लेकिन अब फोन स्विच ऑफ था। मैं ढाबे से बाहर निकला। ट्रक अभी भी वहां था, लेकिन अब मुझे उस पर भरोसा नहीं था। मैंने कंटेनर फिर से चेक किया। वो कपड़ा अभी भी मेरी जेब में था। मैंने उसे निकाला और पढ़ा, सच्चाई ढूंढ। मैंने फैसला किया, मुझे मालिक से मिलना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे उस रजिस्टर में और जवाब ढूंढने होंगे। मैं ढाबे के बाहर खड़ा था, हाथ में वो फटा हुआ कपड़ा लिए जिस पर खून से लिखा था, सच्चाई ढूंढ। मेरी जेब में वो रजिस्टर था और गले में ताबीज। ट्रक मेरे सामने खड़ा था, लेकिन अब वो मुझे किसी जाल की तरह लग रहा था। मालिक की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, तू गुवाहाटी पहुंच, वहां बात करेंगे। लेकिन उसकी आवाज में जो ठंडक थी वो मुझे बेचैन कर रही थी। क्या वो सचमुच कुछ छुपा रहा था? मैंने फैसला किया कि मुझे गुवाहाटी पहुंचना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे रजिस्टर में और जवाब ढूंढने थे। मैं ट्रक के केबिन में वापस गया, रजिस्टर निकाला और उसकी पन्नों को पलटने लगा। ढाबे की मध्यम रोशनी बाहर से आ रही थी और मेरे फोन की लाइट अब काम कर रही थी। मैंने रजिस्टर में वो पन्ना ढूंढा जहां वो मंत्र लिखा था, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था। कुछ चित्र, पुराने, फीके, जैसे किसी ने कोयले से बनाए हों। एक चित्र में वही काली मूर्ति थी जिसे मैंने कब्रिस्तान में देखा था। उसके चारों तरफ साए थे और उनके नीचे कुछ लिखा था, वो जो ले जाए वो उनका हो जाए। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने वो कपड़ा फिर से देखा, सच्चाई ढूंढ। ये सच्चाई क्या थी? मैंने रजिस्टर में और पढ़ा। एक पन्ने पर एक कहानी थी जो अधूरी थी। उसमें लिखा था कि कई साल पहले एक तांत्रिक ने उस काली मूर्ति को बनाया था। कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, उसमें एक शक्ति थी जो मरने वालों को बांधती थी। तांत्रिक ने उसे कब्रिस्तान में छुपाया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे चुरा लिया और जो भी उसे छूता वो उस शक्ति का हिस्सा बन जाता। मैंने रजिस्टर बंद किया और सिर पकड़ लिया। ये सब क्या है? मैंने खुद से पूछा। मैं तो बस एक ड्राइवर हूं, मैं इसमें क्यों फंसा? लेकिन फिर मुझे मालिक की बात याद आई। उसने कहा था कि यह माल बड़ा है। क्या उसे पता था कि माल में वो मूर्ति थी? मैंने फोन निकाला और फिर से मालिक को कॉल लगाई। फोन स्विच ऑन। मैंने गुस्से में फोन डैशबोर्ड पर पटका और सिगरेट जलाई। धुआं मेरे चेहरे से टकराया, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, सच्चाई क्या है? मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन ने तुरंत जवाब दिया। मैंने गैस पेडल दबाया और गाड़ी भगाई। सड़क अब साफ थी और दूर दूर तक शहर की रोशनी दिख रही थी, लेकिन मेरे दिल में वो खौफ अभी भी था। मैंने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा, AUM नमः, काली मां मुक्ति दे। मुझे नहीं पता था कि यह मंत्र कितना काम करेगा, लेकिन यह मेरा आखिरी सहारा था। कुछ देर बाद मैं एक छोटे से टोल नाके पर पहुंचा। वहां एक गार्ड था जो मेरे ट्रक को देखकर इशारा करने लगा। मैंने गाड़ी रोकी। उसने मेरे पास आकर कहा, पेपर दिखाओ। मैंने डैशबोर्ड से कागज निकाले और उसे दी। उसने पेपर देखे और फिर मेरी तरफ देखा। इतनी रात को कहां जा रहा है? मैंने कहा, गुवाहाटी, माल डिलीवर करना है। उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा और बोला, तू ठीक तो है? तेरा चेहरा ऐसा क्यों है? मैंने हंसने की कोशिश की। बस थक गया हूं। लेकिन उसने मेरी बात टाल दी। यह रास्ता ठीक नहीं है, रात में यहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। मैंने पूछा, कैसी चीजें? उसने सिर हिलाया और बोला, लोग कहते हैं इस रास्ते पर कुछ भटकता है, खासकर कब्रिस्तान के पास। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, कब्रिस्तान, वो मूर्ति? उसने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। तुझे कैसे पता? मैं चुप रहा। उसने आगे कहा, वो मूर्ति पुरानी है, लोग कहते हैं उसमें कुछ बुरा है, जो उसे ले जाए वो कभी वापस नहीं आता। मैंने ताबीज को छुआ और कहा, मैंने उसे लौटा दिया। गार्ड ने मेरी तरफ देखा जैसे उसे यकीन न हो। लौटा दिया? फिर भी तू यहां है? उसने मेरे ट्रक की ओर देखा और बोला, अपना माल चेक कर, कभी कभी वो वापस आ जाता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने ट्रक के कंटेनर की ओर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन मुझे अब कुछ भी भरोसेमंद नहीं लग रहा था। मैंने गार्ड को पेपर वापस लिए और ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी भगाई, मुझे फिर से वही एहसास हुआ जैसे कोई मेरे साथ है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। केबिन खाली था,
लेकिन मेरी सीट के पीछे एक हल्का सा साया था। मैंने चीख कर मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली माँ रक्षा कर। साया गायब हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में वो आवाज फिर से गूंजी, सच्चाई ढूंढ। मैंने ट्रक को एक सुनसान जगह पर रोका और कंटेनर चेक करने का फैसला किया। मैंने टायर आयरन उठाया और दरवाजा खोला। अंदर वही बक्से थे, लेकिन वो लकड़ी का डब्बा फिर से वहां था। मैंने उसे खोला। उसमें अब कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन उसमें वही फटा हुआ कपड़ा था। मैंने उसे निकाला। उस पर फिर से वही लिखा था, सच्चाई ढूंढ। लेकिन इस बार कपड़े के नीचे एक पुराना जंग लगा चाकू था। मैंने उसे छुआ और वो इतना ठंडा था कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। मैंने चाकू को जेब में डाला और कंटेनर का दरवाजा बंद किया। मैंने सोचा शायद ये चाकू उस सच्चाई का हिस्सा है। मैंने रजिस्टर फिर से खोला और उसमें कुछ और ढूंढने की कोशिश की। एक पन्ने पर एक नक्शा था, पुराना, फटा हुआ। उसमें एक जगह मार्क थी जिसके नीचे लिखा था, सच्चाई का मंदिर। मैंने नक्शे को गौर से देखा। वो जगह गुवाहाटी से ज्यादा दूर नहीं थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उस नक्शे की दिशा में चल पड़ा। सड़क अब मुझे किसी जंगल की ओर ले जा रही थी। कोहरा फिर से गहराने लगा था और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगी। मैंने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा, लेकिन तभी रेडियो फिर से चालू हो गया। सच्चाई करीब है, मैंने चीख कर कहा। कौन सी सच्चाई, बता। लेकिन जवाब में सिर्फ वही हंसी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। नक्शे के मुताबिक वो मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं जंगल के बीच पहुंचा, मुझे फिर से वही साए दिखे। वो सड़क के किनारे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा और ताबीज को जोर से पकड़ा। साए मेरे साथ साथ चल रहे थे, लेकिन वो मुझे छू नहीं रहे थे। तभी मुझे वो मंदिर दिखा, पुराना, टूटा फूटा, लेकिन उसकी छत पर एक हल्की सी रोशनी थी। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। चाकू मेरी जेब में था और रजिस्टर मेरे हाथ में। मैंने मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा, जमीन हिलने लगी और मेरे पीछे कंटेनर का दरवाजा फिर से खुल गया। मैं उस टूटे फूटे मंदिर के सामने खड़ा था, हाथ में रजिस्टर और जेब में वो जंग लगा चाकू। मेरे पीछे मेरा ट्रक था और कंटेनर का दरवाजा फिर से खुल चुका था। जमीन हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत मेरे आसपास जाग रही हो। कोहरा फिर से गहराने लगा था और हवा में वही सड़ी हुई गंध थी जो मुझे कब्रिस्तान से लेकर अब तक सता रही थी। मैंने गले में डाले ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM नमः काली माँ मुक्ति दे। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मंदिर की छत पर वो हल्की सी रोशनी अभी भी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई दिया या लालटेन जल रहा हो। मैंने रजिस्टर खोला और उस नक्शे को फिर से देखा। उसमें साफ लिखा था, सच्चाई का मंदिर। मैंने सोचा शायद यही वो जगह है जहां मुझे जवाब मिलेंगे, लेकिन कंटेनर का खुला दरवाजा मेरे दिमाग में बार बार चक्कर काट रहा था। क्या वो साए फिर से लौट आए थे? मैंने पीछे मुड़कर देखा। कंटेनर से अब वो काला धुआं फिर से निकल रहा था और उसमें से वही साए उभर रहे थे, लंबे पतले और उनकी चमकती आंखें। मैंने मंत्र को और जोर से पढ़ा और मंदिर की ओर बढ़ा। साए मेरे पीछे थे, लेकिन वो मुझे छू नहीं रहे थे। ताबीज मेरे गले में गर्म हो रहा था, जैसे वो मेरी रक्षा कर रहा हो। मैं मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा पुराना था, लकड़ी का, और उस पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंचा हो। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस रोशनी की वजह से मुझे हल्का सा रास्ता दिख रहा था। मंदिर के अंदर एक छोटी सी मूर्ति थी, जो पहले मंदिर वाली मूर्ति जैसी थी। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखें जैसे मुझे देख रही थीं। मूर्ति के सामने एक पुराना मिट्टी का दिया जल रहा था। मैंने रजिस्टर खोला और उसमें कुछ और पढ़ने की कोशिश की। एक पन्ने पर लिखा था, सच्चाई का सामना कर, जो उसे छुए उसे सच बोलना होगा। मैंने सोचा, सच? कौन सा सच? मैं तो बस एक ड्राइवर हूं। लेकिन फिर मुझे मालिक की बात याद आई। उसने मुझसे कुछ छुपाया था। क्या वो ही सच्चाई थी? मैंने मूर्ति के सामने दिए को छुआ। वो गर्म था, लेकिन उसकी लौ स्थिर थी। मैंने मंत्र फिर से पढ़ा, AUM नमः काली माँ मुक्ति दे। तभी मंदिर के बाहर से वही चीखें सुनाई दी। साए अब मंदिर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। मैंने चाकू निकाला जो मैंने कंटेनर से लिया था। वो अभी भी ठंडा था और उसकी धार पर कुछ अजीब से निशान थे। मैंने उसे मूर्ति के सामने रखा और बोला,
अगर सच्चाई चाहिए तो बता, मुझे क्या करना है। तभी मंदिर की मूर्ति की आंखें चमकने लगी। एक हल्की सी रोशनी उससे निकली और दिए की लौ में मिल गई। लौ अब और तेज जलने लगी। साइयों की चीखें और तेज हो गईं, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं आ रहे थे। मैंने रजिस्टर में और पढ़ा। एक लाइन थी, सच्चाई उसमें है जो माल ले जाए। मैंने सोचा, माल यानी मालिक या वो मूर्ति। मैंने चाकू उठाया और मंदिर के बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर साए मेरे चारों तरफ थे। उनकी आंखें अब और चमक रही थीं और वो मेरे करीब आ रहे थे। चाकू को हवा में लहराया और चिल्लाया, दूर रहो, मैं सच्चाई ढूंढ रहा हूं। साए रुक गए, लेकिन उनकी चीखें बंद नहीं हुई। मैंने ट्रक की ओर बढ़ना शुरू किया। कंटेनर का दरवाजा अभी भी खुला था और उसमें से अब और काला धुआं निकल रहा था। मैंने चाकू को जोर से पकड़ा और कंटेनर के अंदर झांका। अंदर वो लकड़ी का डब्बा फिर से था, लेकिन इस बार उसमें कुछ और था। एक पुराना चमड़े का थैला। मैंने उसे खोला। उसमें कुछ कागज थे और एक छोटा सा लॉकेट। लॉकेट पर वही निशान थे जो मैंने काली मूर्ति पर देखे थे। कागजों पर कुछ लिखा था, पुरानी फीकी स्याही में। मैंने दिए की रोशनी में पढ़ने की कोशिश की। उसमें एक नाम था, मालिक का नाम, और उसके नीचे लिखा था, वो जो इसे ले जाए वो शाप का हिस्सा बनेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मालिक? तो क्या वो इस सब में शामिल था? मैंने कागज और लॉकेट को जेब में डाला और कंटेनर का दरवाजा बंद किया। साए अब मेरे और करीब थे, लेकिन मैंने मंत्र पढ़ना नहीं रोका। मैंने चाकू को मूर्ति की तरह उठाया और चिल्लाया, मुझे सच्चाई मिल गई, अब मुझे छोड़ दो। लेकिन साए रुके नहीं। वो मेरे और करीब आए और तभी मेरे ट्रक का हॉर्न फिर से बजने लगा। वो हॉर्न की आवाज नहीं थी, वो एक चीख थी, इंसानी चीख। मैंने पलट कर देखा। कंटेनर का दरवाजा फिर से खुल गया था और उसमें से एक साया निकल रहा था, लेकिन इस बार वो साया अलग था। उसका चेहरा वो मालिक का चेहरा था। मैं चीख पड़ा, सेठ, तू यहां क्या कर रहा है? लेकिन वो साया सिर्फ हंसा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने मेरी तरफ एक पंजा बढ़ाया। तूने सच्चाई ढूंढ ली, लेकिन अब तू हमारा है। मैंने चाकू से वार किया, लेकिन वो हवा में से आर पार निकल गया। मैंने मंत्र फिर से पढ़ा, AUM नमः काली मां, मुक्ति दे। साया पीछे हटा, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। मैंने लॉकेट निकाला और उसे मंदिर की मूर्ति के सामने रखा। ये ले, ये तुम्हारा है, मैंने चिल्लाया। तभी मूर्ति से फिर से वो रोशनी निकली। साये चीखे और वो मालिक का साया धीरे धीरे कोहरे में घुलने लगा, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, तू बच नहीं सकता। मैंने मंदिर की मूर्ति को प्रणाम किया और ट्रक की ओर भागा। इंजन स्टार्ट हुआ और मैंने गाड़ी भगाई। कोहरा अब साफ हो रहा था और साए पीछे छूट रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में वो सवाल अभी भी थे, मालिक का साया, क्या वो सचमुच वहां था या ये मेरा वहम था? मैंने जेब से वो कागज निकाला। उसमें मालिक का नाम था और एक पता गुवाहाटी का था। मैंने फैसला किया कि मुझे मालिक से मिलना होगा। वो इस सब का जवाब था। मैंने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा। सड़क अब मुझे गुवाहाटी की ओर ले जा रही थी, लेकिन मेरे रियर व्यू मिरर में मुझे फिर से वही साया दिखा। वो मालिक का चेहरा था और वो हंस रहा था। मैं ट्रक को पूरी रफ्तार से भगा रहा था, गुवाहाटी की ओर। सड़क अब साफ थी और सुबह की हल्की हल्की रोशनी आसमान में फैल रही थी, लेकिन मेरे दिल में वो खौफ अभी भी जस का तस था। रियर व्यू मिरर में वो साया, मालिक का चेहरा, अभी भी मेरे पीछे था। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने गले में डाले ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली मां, मुक्ति दे। मेरी आवाज में अब वो ताकत नहीं थी जो पहले थी। थकान और डर ने मुझे जकड़ लिया था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मुझे मालिक से जवाब चाहिए थे। मेरी जेब में वो कागज था जिस पर मालिक का नाम और गुवाहाटी का पता लिखा था। रजिस्टर डैशबोर्ड पर पड़ा था और उसका हर पन्ना मेरे दिमाग में सवाल उठा रहा था। वो काली मूर्ति, वो साए, वो चाकू, सब कुछ जैसे एक पहेली का हिस्सा था और मालिक उस पहेली का आखिरी टुकड़ा था। मैंने सोचा, अगर वो सचमुच इस सब में शामिल है तो उसने मुझे क्यों चुना? मैं तो बस एक ड्राइवर हूं जो अपना काम करता है। सड़क अब शहर की सीमा में दाखिल हो रही थी। गुवाहाटी की रोशनी दूर से दिख रही थी, स्ट्रीट लाइट्स, कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स और सुबह की हल्की हलचल। मैंने राहत की सांस ली। शायद शहर में वो साए मेरा पीछा नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा,
मेरा दिल फिर से बैठ गया। वो साया अभी भी था, मालिक का चेहरा, उसकी चमकती आंखें और वो खोखली हंसी। मैंने मंत्र को और जोर से पढ़ा और ताबीज को सीने से लगाया। साया धीरे धीरे फीका हुआ, लेकिन वो पूरी तरह गायब नहीं हुआ। मैंने कागज निकाला और उस पर लिखे पते को फिर से पढ़ा। वो गुवाहाटी के एक पुराने इलाके में था, जहां पुराने गोदाम और दुकानें थीं। मैंने ट्रक को उस दिशा में मोड़ा। सड़क अब संकरी हो रही थी और दोनों तरफ पुरानी इमारतें थीं। कुछ जगहों पर सड़क टूटी थी और गलियों में सन्नाटा था। मैंने फोन निकाला, सिग्नल अब फुल था। मैंने मालिक को फिर से कॉल लगाई। फोन बजा, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने गुस्से में फोन डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी भगाता रहा। कुछ देर बाद मैं उस पते पर पहुंचा। वहां एक पुराना गोदाम था, जिसके दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। ताबीज मेरे गले में था और चाकू मेरी जेब में। मैंने रजिस्टर भी साथ लिया। गोदाम के आसपास सन्नाटा था और हवा में वही सड़ी हुई गंध फिर से थी। मैंने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली मां रक्षा कर। मैंने गोदाम का ताला देखा। वो पुराना था, लेकिन टूटा नहीं था। मैंने टायर आयरन निकाला और ताले को तोड़ने की कोशिश की। कुछ कोशिशों के बाद ताला टूट गया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर एक कोने में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने फोन की लाइट जलाई और अंदर कदम रखा। गोदाम में पुराने बक्से, टूटी फूटी मशीनें और धूल भरे सामान थे, लेकिन उस रोशनी की ओर बढ़ते हुए मुझे कुछ अजीब सा लगा। वहां एक टेबल थी और उस पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था। दिए के पास कुछ कागज थे और एक पुराना चमड़े का थैला। मैंने थैला खोला। उसमें वही निशान थे जो मैंने काली मूर्ति पर देखे थे। अंदर कुछ और कागज थे और एक फोटो। फोटो में मालिक था और उसके साथ कुछ लोग थे। उनके चेहरों पर कुछ अजीब सा था। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वो जिंदा नहीं थे। मैंने कागज पढ़े। उनमें लिखा था कि मालिक ने कई साल पहले उस काली मूर्ति को चुराया था। वो मूर्ति किसी पुराने तांत्रिक की थी और उसमें एक शक्ति थी जो उसे ले जाने वाले को बांध लेती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मालिक इस सब में शामिल था। उसने मुझे जानबूझकर इस जाल में फंसाया। मैंने चाकू निकाला और उसे टेबल पर रखा। तभी गोदाम के अंदर से एक आवाज आई, तूने सच्चाई ढूंढ ली। मैंने पलट कर देखा। वो साया फिर से था, मालिक का चेहरा। लेकिन अब वो सिर्फ साया नहीं था, वो मालिक था, खून से सना हुआ, और उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने चीख कर कहा, तूने मुझे क्यों फंसाया? ये सब क्या है? वो हंसा, तुझे नहीं, मुझे बचाने के लिए। वो मूर्ति मेरा शाप थी। मैंने उसे चुराया और अब वो मुझसे मुक्ति चाहती थी। तूने उसे छुआ तो तूने मेरा शाप ले लिया। मैंने चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने उसे लौटा दिया। लेकिन वो साया करीब आया। लौटाने से कुछ नहीं होता। तूने उसे छुआ, अब तू हमारा है। मैंने चाकू उठाया और उसकी ओर लहराया। दूर रह। मैंने मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली मां मुक्ति दे। साया पीछे हटा, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। मैंने दिए को उठाया और उसकी लौ को साए की ओर किया। लौ ने चेहरा छुआ और वो चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीख में दर्द नहीं, गुस्सा था। तू बच नहीं सकता, वो चिल्लाया। मैंने रजिस्टर खोला और उसमें कुछ और ढूंढने की कोशिश की। एक पन्ने पर लिखा था, शाप को तोड़ने के लिए उसे सच का सामना करना होगा। मैंने साए की ओर देखा और चिल्लाया, सच क्या है? बता। साया हंसा, सच ये है कि मैंने तुझे चुना। तू मेरा रास्ता था, लेकिन अब तू फंस गया। मैंने दिए को और ऊंचा उठाया और मंत्र पढ़ा। साए की चीखें तेज हो गईं और वो धीरे धीरे कोहरे में घुलने लगा, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, हम वापस आएंगे। मैंने गोदाम से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद था। मैंने धक्का मारा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी गोदाम के अंदर से फिर से वही स्क्रीचिंग की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। टेबल पर वो चमड़े का थैला हिल रहा था। मैंने उसे खोला। अंदर एक और मूर्ति थी, वही काली मूर्ति, लेकिन अब उसका चेहरा और डरावना था। मैंने चीख कर दिए को उस पर फेंक दिया। लौ ने मूर्ति को छुआ और वो जलने लगी। साए की चीखें अब और तेज हो गईं। मैंने दरवाजा फिर से धक्का मारा और इस बार वो खुल गया। मैं बाहर भागा और ट्रक की ओर दौड़ा। इंजन स्टार्ट हुआ और मैंने गाड़ी भगाई। गोदाम पीछे छूट गया, लेकिन मेरे दिमाग में वो सवाल अभी भी थे। मालिक ने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब वो कहाँ था?
और वो साया, क्या वो सचमुच मालिक था? मैंने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा। सड़क अब मुझे गुवाहाटी के मुख्य शहर की ओर ले जा रही थी, लेकिन मेरे रियर व्यू मिरर में वो साया फिर से दिखा, और इस बार वो हंस नहीं रहा था, वो गुस्से में था। मैं ट्रक को गुवाहाटी की सड़कों पर भगा रहा था। सूरज की पहली किरणें अब शहर की इमारतों पर पड़ रही थीं, लेकिन मेरे दिल में वो खौफ अभी भी जस का तस था। रियर व्यू मिरर में वो साया, मालिक का चेहरा, अभी भी था, और इस बार उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली माँ, मुक्ति दे। मेरी आवाज में थकान थी, लेकिन डर ने मुझे जकड़ रखा था। मैंने सोचा, अगर मैं मालिक से मिल लूं तो शायद इस शाप से छुटकारा मिले। लेकिन वो साया मेरे पीछे था, जैसे मेरी हर सांस पर नजर रख रहा हो। मेरी जेब में वो चमड़े का थैला था, जिसमें वो कागज और लॉकेट थे। रजिस्टर डैशबोर्ड पर पड़ा था, और उसकी हर लाइन मेरे दिमाग में सवाल उठा रही थी। मालिक ने मुझे धोखा दिया था, ये तो पक्का था, लेकिन वो अब कहाँ था? और वो साया, क्या वो सचमुच मालिक था, या सिर्फ उसकी शक्ल लिया हुआ कोई और चीज? मैंने फोन निकाला और फिर से मालिक को कॉल लगाई। फोन बजा, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने गुस्से में फोन डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी भगाता रहा। सड़क अब गुवाहाटी के मुख्य बाजार की ओर जा रही थी। सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग सड़कों पर थे, दुकानें खुल रही थीं, और कुछ गाड़ियां इधर उधर जा रही थीं। लेकिन मेरे लिए यह सब बेमानी था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, मालिक से जवाब लेना। मैंने उस कागज पर लिखे पते को फिर से देखा। वो एक पुराने गोदाम का पता था, लेकिन अब मैं उससे भी आगे निकल चुका था। मैंने सोचा, शायद मालिक का ऑफिस ढूंढना होगा। मैंने ट्रक को एक पेट्रोल पंप पर रोका, टैंक फुल करवाया और एक चाय की दुकान पर रुका। चाय का गिलास हाथ में लिया और रजिस्टर फिर से खोला। एक पन्ने पर एक और मंत्र था, AUM नमः काली माँ, शक्ति दे। मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज टूट रही थी। तभी दुकान पर बैठा एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखने लगा। उसने पूछा, क्या बात है भाई, तेरा चेहरा ऐसा क्यों है? मैंने हंसने की कोशिश की, बस थक गया हूं। लेकिन उसने मेरी बात टाल दी। नहीं, कुछ और है। तूने कुछ देखा है ना? मैं चुप रहा। उसने मेरे गले में ताबीज देखा और बोला, ये कहां से लिया? मैंने कहा, एक ढाबे से। उसने सिर हिलाया और बोला, ये ताबीज पुराना है, ये काली मां का है, लेकिन ये तुझे पूरी तरह बचा नहीं सकता। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से बोला, क्योंकि तूने कुछ छुआ है जो नहीं छूना चाहिए था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुझे कैसे पता? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने कहा, तेरे चेहरे पर वो डर है। मैंने ऐसे चेहरों को पहले भी देखा है। वो मूर्ति ना, तूने उसे देखा? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने उसे लौटा दिया। उसने मेरी तरफ गौर से देखा। लौटा दिया? फिर भी तू यहां है, तो तूने उसे छुआ होगा। मैंने रजिस्टर की वो लाइन याद की, जो उसे छुए वो हमेशा बंधा रहेगा। मैंने बूढ़े से पूछा, इसका मतलब क्या है? उसने चाय का गिलास रखा और बोला, इसका मतलब है कि तू अब उनकी दुनिया का हिस्सा है। वो तुझे छोड़ेंगे नहीं जब तक तू पूरी सच्चाई नहीं ढूंढ लेता। मैंने पूछा, सच्चाई? वो क्या है? उसने सिर हिलाया। वो तुझे खुद ढूंढनी होगी, लेकिन सुन, उस मालिक से बच के रहना, वो इस सब में फंसा है। मैंने चाय का गिलास रखा और ट्रक की ओर बढ़ा। बूढ़े की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और मालिक के ऑफिस की ओर चल पड़ा। ऑफिस शहर के एक पुराने हिस्से में था, जहां तंग गलियां और पुरानी दुकानें थीं। मैंने ट्रक एक गली में रोका और ऑफिस का पता ढूंढा। वहां एक छोटा सा बोर्ड था, शर्मा ट्रांसपोर्ट। मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। मैंने फिर कोशिश की, तभी दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था। मैंने फोन की लाइट जलाई और अंदर कदम रखा। ऑफिस छोटा सा था और वहां पुराने कागज, फाइलें और एक टूटी फूटी मेज थी। मेज पर एक पुराना दिया जल रहा था। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था, लेकिन तभी मुझे एक कोने में कुछ दिखा, एक पुराना चमड़े का थैला। मैंने उसे खोला। उसमें वही निशान थे जो मैंने पहले देखे थे। अंदर एक और कागज था और उस पर लिखा था, शाप को तोड़ने के लिए उसे सच का सामना करना होगा। मैंने कागज को जेब में डाला और ऑफिस में और ढूंढने की कोशिश की। तभी मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें मालिक था और उसके साथ वही लोग थे जिन्हें मैंने गोदाम में देखा था।
उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वो जिंदा नहीं थे। मैंने तस्वीर को गौर से देखा। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, तूने सच्चाई ढूंढ ली। मैंने पलटकर देखा। वो मालिक था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा मैंने पहले देखा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा जैसे साए का बना था। मैंने चीख कर कहा, तूने मुझे क्यों फंसाया? वो हंसा। तुझे नहीं, मुझे बचाने के लिए। वो मूर्ति मेरा शाप थी। मैंने उसे चुराया और अब तूने उसे छुआ। तूने मेरा शाप ले लिया। मैंने चाकू निकाला और उसकी ओर लहराया। मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने उसे लौटा दिया। लेकिन वो करीब आया। लौटाने से कुछ नहीं होता। तूने उसे छुआ, अब तू हमारा है। मैंने मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली मां शक्ति दे, और ताबीज को जोर से पकड़ा। मालिक का साया पीछे हटा, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। मैंने दिए को उठाया और उसकी लौ को साए की ओर किया। वो चीखा और उसकी आंखें और तेज चमकने लगी। तू बच नहीं सकता, वो चिल्लाया। मैंने चाकू से वार किया, लेकिन वो हवा में से आर पार निकल गया। मैंने ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने धक्का मारा, लेकिन वो नहीं खुला। तभी साए की आवाज फिर से गूंजी, सच्चाई यहां है। मैंने पलट कर देखा। मालिक का साया अब मेरे ठीक सामने था। उसने एक पंजा उठाया और मैंने चीख कर मंत्र पढ़ा। दिए की लौ तेज हो गई और साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज मेरे दिमाग में थी, हम वापस आएंगे। मैंने दरवाजा फिर से धक्का मारा और इस बार वो खुल गया। मैं ट्रक की ओर भागा। इंजन स्टार्ट हुआ और मैंने गाड़ी भगाई, लेकिन मेरे रियर व्यू मिरर में वो साया फिर से था, और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और साए थे। उनकी चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं ट्रक को गुवाहाटी की तंग गलियों से भगा रहा था। मेरे पीछे वो साए थे, मालिक का चेहरा और उसके साथ कई और। उनकी चमकती आंखें मेरे रियर व्यू मिरर में जैसे छुरियां चला रही थीं। मैंने ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली मां शक्ति दे। मेरी आवाज अब टूट रही थी। थकान और डर ने मुझे जकड़ लिया था। सूरज की किरणें शहर पर पड़ रही थीं, लेकिन मेरे लिए वो रोशनी कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, इस शाप से छुटकारा पाना। मेरी जेब में वो चमड़े का थैला था जिसमें वो कागज और लॉकेट थे। रजिस्टर डैशबोर्ड पर पड़ा था और उसकी हर लाइन मेरे मन में सवाल उठा रही थी। मालिक ने मुझे धोखा दिया था, ये तो साफ था, लेकिन वो अब कहाँ था? और ये साए, क्या वो मालिक की आत्मा थे या कुछ और? मैंने रजिस्टर की आखिरी लाइन याद की, जो उसे छुए वो हमेशा बंधा रहेगा। क्या इसका मतलब था कि मैं अब कभी आजाद नहीं हो सकता? सड़क अब और संकरी हो रही थी। मैंने ट्रक को एक सुनसान गली में रोका। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मुझे मालिक से जवाब चाहिए थे, लेकिन वो साया, वो मालिक का चेहरा मेरे पीछे था। मैंने फोन निकाला और फिर से मालिक को कॉल लगाई। फोन बजा और इस बार उसने उठाया। रवि? उसकी आवाज में वही ठंडक थी। मैंने चिल्लाकर कहा, तूने मुझे क्यों फंसाया? वो मूर्ति क्या थी? वो चुप रहा, फिर धीमे से बोला, तूने उसे छुआ ना? अब तू फंस गया। मैंने गुस्से में कहा, मैंने उसे लौटा दिया, अब मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने हंसते हुए कहा, लौटाने से कुछ नहीं होता, वो मूर्ति तुझ में समा चुकी है। मैंने चीख कर कहा, तू कहां है? मुझे तुझसे मिलना है। उसने कहा, मैं तुझ तक आऊंगा, लेकिन सुन, अब तू हमारा है। फोन कट गया। मैंने गुस्से में फोन डैशबोर्ड पर पटका और सिर पकड़ लिया। तभी मेरे ट्रक का हॉर्न फिर से बजने लगा। वो कोई नॉर्मल हॉर्न नहीं था, वो वही चीख थी जो मैंने कब्रिस्तान में सुनी थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कंटेनर का दरवाजा फिर से खुला था और उसमें से वो काला धुआं निकल रहा था। साए अब मेरे केबिन के करीब थे। मैंने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली मां मुक्ति दे। लेकिन बार मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। साए मेरी खिड़की पर खरोंच रहे थे और उनकी चीखें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। मैंने रजिस्टर खोला और उसमें कुछ और ढूंढने की कोशिश की। एक पन्ने पर लिखा था, शाप को तोड़ने के लिए उसे उसकी जड़ तक जाना होगा। जड़? यानी वो मूर्ति या मालिक? मैंने चमड़े का थैला निकाला और उसमें से लॉकेट निकाला। लॉकेट पर वही निशान थे जो मूर्ति पर थे। मैंने उसे गौर से देखा। तभी मेरे केबिन की खिड़की पर एक जोरदार खरोंच की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा, वो साया, मालिक का चेहरा मेरे ठीक सामने था। उसने खिड़की पर पंजा मारा और शीशा चटक गया।
मैंने चीख कर लॉकेट को उसके सामने लहराया। ये ले, ये तुम्हारा है। साया रुका और उसकी आंखें लॉकेट पर टिक गईं। मैंने मंत्र फिर से पढ़ा, AUM नमः काली मां शक्ति दे। साया पीछे हटा, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। मैंने लॉकेट को जोर से पकड़ा और चिल्लाया, बता मुझे क्या करना है। साये की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, जड़ तक जा, सच्चाई वहां है। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। साये मेरे चारों तरफ थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने लॉकेट को गले में डाला और रजिस्टर उठाया। गली के अंत में एक पुराना मंदिर दिख रहा था। मैंने सोचा शायद यही वो जगह है जहां मुझे जवाब मिलेंगे। मैं उसकी ओर भागा। साये मेरे पीछे थे। उनकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मंदिर पुराना था और उसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। मैंने उसे धक्का देकर खोला। अंदर एक मूर्ति थी, वही मूर्ति जो मैंने पहले मंदिर में देखी थी। उसका चेहरा शांत था और उसके सामने एक दिया जल रहा था। मैंने लॉकेट को मूर्ति के सामने रखा और मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली मां मुक्ति दे। दिए की लौ तेज हो गई और मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। तभी मंदिर के बाहर से वही चीखें सुनाई दी। साये अब दरवाजे तक पहुंच चुके थे। मैंने रजिस्टर खोला और उसमें लिखी आखिरी लाइन पढ़ी, जड़ तक जा, उसे नष्ट कर। नष्ट कर यानी लॉकेट या मालिक। मैंने लॉकेट को दिए की लौ में डाला। लौ ने लॉकेट को छुआ और वो पिघलने लगा। साइयों की चीखें और तेज हो गईं और वो मंदिर के अंदर घुस आए। मैंने चाकू निकाला और मूर्ति के सामने रखा। अगर सच्चाई चाहिए तो बता, मैंने चिल्लाया। मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और साये उसमें जैसे जलने लगे। उनकी चीखें अब दर्द भरी थीं, लेकिन मालिक का साया अभी भी था। वो मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। तूने मुझे धोखा दिया, उसने कहा। मैंने चिल्लाकर जवाब दिया, तूने मुझे फंसाया, अब मैं आजाद होऊंगा। मैंने चाकू उठाया और मूर्ति के सामने रखा। दिए की लौ ने चाकू को छुआ और वो भी पिघलने लगा। साये अब पूरी तरह जल रहे थे और मालिक का साया चीखते हुए कोहरे में घुल गया। मंदिर शांत हो गया। दिए की लौ अब धीमी जल रही थी। मैंने मूर्ति को प्रणाम किया और रजिस्टर उठाया। उसमें अब कोई नई लाइन नहीं थी। मैं मंदिर से बाहर निकला। कोहरा साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी अब पूरी तरह फैल रही थी। मैंने ट्रक की ओर देखा, वो अभी भी वहां था। मैंने कंटेनर चेक किया, वो खाली था। कोई मूर्ति, कोई लकड़ी का डब्बा, कोई साया। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी भगाई, मेरे रियर व्यू मिरर में फिर से कुछ दिखा। एक हल्का सा साया। वो मालिक का चेहरा नहीं था, वो मेरी अपनी शक्ल थी। मैंने चीख कर ताबीज पकड़ा और मंत्र पढ़ा। साया गायब हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल अभी भी था। क्या मैं सचमुच आजाद था या ये शाप अभी भी मेरे साथ था? मैं ट्रक को गुवाहाटी की सड़कों पर भगा रहा था। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी। शहर में सुबह की हलचल शुरू हो रही थी। लोग सड़कों पर थे, दुकानें खुल रही थीं और हॉर्न की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। लेकिन मेरे लिए यह सब बेमानी था। मेरे दिमाग में वो आखिरी साया अभी भी था, मेरी अपनी शक्ल। क्या इसका मतलब था कि शाप अभी भी मेरे साथ था? मैंने गले में डाले ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली मां मुक्ति दे। मेरी आवाज में अब वो ताकत नहीं थी जो पहले थी। थकान, डर और अनिश्चितता ने मुझे जकड़ लिया था। मेरी जेब में वो चमड़े का थैला अब भी था, लेकिन लॉकेट और चाकू पिघल चुके थे। रजिस्टर डैशबोर्ड पर पड़ा था और उसकी आखिरी लाइन मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी, जो उसे छुए वो हमेशा बंधा रहेगा। मैंने सोचा, क्या मैं सचमुच आजाद हुआ था या ये शाप मेरे साथ हमेशा रहेगा? मालिक का साया गायब हो चुका था, लेकिन मेरी अपनी शक्ल का साया, वो क्या था? मेरा वहम या कुछ और? मैंने ट्रक को एक सुनसान सड़क पर रोका। मुझे कुछ देर रुककर सोचने की जरूरत थी। मैंने सिगरेट जलाई और एक लंबा कश लिया। धुआं मेरे चेहरे से टकराया, लेकिन उसमें अब वो सड़ी हुई गंध नहीं थी। फिर भी मेरे कंधों पर एक भारीपन था, जैसे कोई मेरे साथ अभी भी था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, केबिन खाली था, लेकिन वो एहसास गायब नहीं हुआ। मैंने रजिस्टर निकाला और उसमें कुछ और ढूंढने की कोशिश की। एक पन्ने पर एक नई लाइन थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। शाप तभी टूटेगा जब तू खुद को मुक्त करेगा। खुद को मुक्त? इसका मतलब क्या था? मैंने मालिक से जवाब मांगे। मूर्ति लौट आई, लॉकेट और चाकू नष्ट किए, और अब भी ये
मैंने गुस्से में रजिस्टर बंद किया और डैशबोर्ड पर पटक दिया। यह सब क्या बकवास है, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था। शायद सच्चाई मेरे अंदर थी। मैंने फोन निकाला। सिग्नल अब फुल था। मैंने मालिक को फिर से कॉल लगाई, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। मैंने सोचा शायद वो अब सचमुच गायब हो चुका था। लेकिन फिर मुझे वो कागज याद आया जो मैंने गोदाम में पाया था। उसमें मालिक का नाम और कुछ और पते थे। मैंने कागज निकाला और पढ़ा। एक पता गुवाहाटी के बाहरी इलाके में था, एक पुराना घर। मैंने फैसला किया कि मुझे वहां जाना होगा, शायद वहां कुछ जवाब मिले। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उस पते की ओर चल पड़ा। सड़क अब शहर से बाहर की ओर जा रही थी, जहां जंगल और खेत शुरू हो रहे थे। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन हवा में एक ठंडक थी। मैंने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा। ट्रक की हेडलाइट्स अब फ्लिकर नहीं कर रही थी और रेडियो शांत था, लेकिन मेरे दिल में एक बेचैनी थी। कुछ देर बाद मैं उस पते पर पहुंचा। वहां एक पुराना जर्जर घर था, जिसकी दीवारें टूटी फूटी थीं। दरवाजे पर एक जंग लगा ताला लटक रहा था। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। ताबीज मेरे गले में था और रजिस्टर मेरे हाथ में। मैंने टायर आयरन उठाया और ताले को तोड़ने की कोशिश की। कुछ कोशिशों के बाद ताला टूट गया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था। मैंने फोन की लाइट जलाई और आगे बढ़ा। घर में धूल भरी थी और फर्श पर पुराने कागज और टूटी फूटी चीजें बिखरी थीं। एक कोने में एक पुरानी मेज थी और उस पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी मुझे एक दीवार पर कुछ निशान दिखे। वो वही निशान थे जो मैंने काली मूर्ति और लॉकेट पर देखे थे। मैंने दिए के पास जाकर देखा। वहां एक पुराना चमड़े का थैला था। मैंने उसे खोला। अंदर कुछ कागज थे और एक तस्वीर। तस्वीर में मालिक था और उसके साथ एक और आदमी। उस आदमी की शक्ल मुझसे मिलती जुलती थी। मैंने गौर से देखा, वो मैं नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही खालीपन था जो मैंने सायों में देखा था। कागजों पर लिखा था, शाप का आखिरी हिस्सा उसे पूरा करना होगा जो चुना गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चुना गया यानी मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों चुना? तभी घर के अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि तूने उसे छुआ। मैंने पलट कर देखा। वो साया फिर से था, मालिक का चेहरा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और साए थे और उनमें से एक की शक्ल मेरी थी। मैंने चीख कर ताबीज पकड़ा और मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली मां शक्ति दे। साए रुक गए, लेकिन वो गायब नहीं हुए। मालिक का साया बोला, तूने सच्चाई ढूंढ ली, लेकिन अब तुझे खुद को मुक्त करना होगा। मैंने चिल्लाया, खुद को? इसका मतलब क्या है? साए ने हंसते हुए कहा, तेरे अंदर वो शाप है, उसे नष्ट कर। मैंने रजिस्टर खोला और उसमें आखिरी लाइन पढ़ी, खुद को मुक्त करने के लिए उसे खुद को देना होगा। मैंने दिए को उठाया और उसकी लौ को अपने करीब लाया। साए चीखे और उनकी आंखें और तेज चमकने लगी। मैंने मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली मां मुक्ति दे, और दिए की लौ को अपने सीने पर छुआया। लौ ने मेरे ताबीज को छुआ और एक तेज रोशनी फैल गई। साए चीखते हुए गायब होने लगे। मालिक का साया चिल्लाया, तू बच नहीं सकता। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जब रोशनी कम हुई, मैंने देखा कि दिया अब धीमी जल रहा था। साए गायब थे। मैंने ताबीज को छुआ। वो गर्म था, लेकिन अब उसमें कोई भारीपन नहीं था। मैंने रजिस्टर देखा। उसमें अब कोई नई लाइन नहीं थी। मैंने घर से बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा खुला था। मैं ट्रक की ओर भागा। ट्रक स्टार्ट हुआ और मैंने उसे भगाया। रियर व्यू मिरर में अब कोई साया नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल अभी भी था, क्या मैं सचमुच आजाद था? मैंने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा। सड़क अब मुझे शहर से बाहर ले जा रही थी। मैंने फैसला किया कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरे रियर व्यू मिरर में एक हल्का सा साया फिर से दिखा। वो मेरी शक्ल थी और वो मुस्कुरा रहा था। मैं ट्रक को गुवाहाटी से दूर एक अनजान सड़क पर भगा रहा था। सूरज अब आसमान में चमक रहा था और शहर की हलचल पीछे छूट चुकी थी। लेकिन मेरे दिल में वो खौफ अभी भी था। रियर व्यू मिरर में वो साया, मेरी अपनी शक्ल, मुस्कुरा रहा था। मैंने ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ा, AUM नमः काली मां मुक्ति दे। मेरी आवाज में अब न तो ताकत थी न हिम्मत। थकान ने मुझे तोड़ दिया था और वो साया मेरे दिमाग में जैसे घर कर चुका था।
मेरी जेब में वो चमड़े का थैला था, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं बचा था। रजिस्टर डैशबोर्ड पर पड़ा था और उसकी आखिरी लाइन मेरे जहन में गूंज रही थी। खुद को मुक्त करने के लिए उसे खुद को देना होगा। इसका मतलब क्या था? क्या मुझे अपनी जान देनी होगी या कुछ और? मैंने सोचा शायद ये मेरा आखिरी मौका है। मैंने फैसला किया कि मुझे इस शाप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, चाहे जो हो जाए। सड़क अब एक घने जंगल की ओर जा रही थी। हवा ठंडी थी और पेड़ों की छाया में सूरज की रोशनी भी मध्यम लग रही थी। मैंने ट्रक को एक सुनसान जगह पर रोका। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने रजिस्टर निकाला और उसमें आखिरी बार कुछ ढूंढने की कोशिश की। एक पन्ने पर लिखा था, शाप की जड़ को नष्ट करने के लिए उसे उसी जगह लौटाना होगा जहां से वो शुरू हुआ। मैंने सोचा, यानी कब्रिस्तान? लेकिन मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता था। फिर भी मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उस कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा जहां ये सब शुरू हुआ था। रास्ते में कोहरा फिर से गहराने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ा, एयूम नमः काली मां शक्ति दे। ट्रक की हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगी और रेडियो अपने आप चालू हो गया। तू वापस आया? वो खरखराती आवाज फिर से थी। मैंने चिल्लाकर कहा, हाँ आया हूं, लेकिन इस बार ये खत्म होगा। कब्रिस्तान का गेट अब मेरे सामने था। कोहरा इतना घना था कि गेट की सलाखें भी मुश्किल से दिख रही थीं। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। ताबीज मेरे गले में था और रजिस्टर मेरे हाथ में। मैंने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। वो साए फिर से थे, उनकी चमकती आंखें, उनकी चीखें और वो सड़ी हुई गंध। लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैंने मंत्र पढ़ा और उस बड़ी कब्र की ओर बढ़ा जहां मैंने मूर्ति लौटाई थी। कब्र के पास वो मिट्टी का दिया फिर से जल रहा था। मैंने रजिस्टर खोला और उसमें लिखी आखिरी लाइन पढ़ी, खुद को देना होगा। मैंने ताबीज उतारा और उसे दिए की लौ में डाला। लौ तेज हो गई और साइयों की चीखें और तेज। मैंने रजिस्टर को भी लौ में डाला। वो जलने लगा और उसके साथ वो कागज भी जो मेरी जेब में था। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने सब लौटा दिया, अब मुझे छोड़ दो। तभी कब्र से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी कोहरे को चीर रही थी और साए उसमें जैसे पिघल रहे थे। उनकी चीखें अब दर्द भरी थीं। मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा, एयूएम नमः काली मां मुक्ति दे। मेरे सामने वो साया फिर से उभरा, मेरी अपनी शक्ल। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कहा, मैं तैयार हूं, जो लेना है ले लो। मैंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। तभी एक ठंडी हवा चली। मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, तूने सच्चाई ढूंढ ली। जब मैंने आंखें खोली, कब्रिस्तान शांत था। कोहरा गायब था और साए भी। दिया अब धीमी जल रहा था। मैंने आसपास देखा, कोई मूर्ति नहीं, कोई साया नहीं। मैं ट्रक की ओर भागा। इंजन स्टार्ट हुआ और मैंने गाड़ी भगाई। सड़क अब साफ थी और सूरज की रोशनी मुझे रास्ता दिखा रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, केबिन खाली था, कोई साया नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अभी भी था, क्या यह सचमुच खत्म हो गया था? कुछ घंटों बाद मैं गुवाहाटी के एक ट्रक डिपो में पहुंचा। मैंने ट्रक मालिक के ऑफिस के बाहर खड़ा किया और अंदर गया, लेकिन ऑफिस खाली था। मालिक का कोई निशान नहीं। मैंने वहां बैठे एक कर्मचारी से पूछा, शर्मा साहब कहाँ हैं? उसने कहा, वो तो कई दिन से गायब हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो साया ही मालिक था या वो सचमुच गायब हो चुका था? मैंने फैसला किया कि मैं अब इस काम को छोड़ दूंगा। मैंने ट्रक की चाबी डिपो में छोड़ी और अपने गांव की बस पकड़ ली। रास्ते में मैंने ताबीज को छुआ। वो अब मेरे पास नहीं था। मैंने मंत्र पढ़ा, लेकिन मेरे दिमाग में वो साया अभी भी था। गांव पहुंचकर मैंने अपने पुराने घर का दरवाजा खोला। मां ने मुझे देखकर गले लगाया। कहां था रवि? उसने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। रात को जब मैं सोने गया, मैंने अपने कमरे की दीवार पर एक हल्का सा साया देखा। वो मेरी शक्ल थी। मैंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा, एयूएम नमः काली मां मुक्ति दे। जब मैंने आंखें खोली, साया गायब था। मैंने राहत की सांस ली। शायद मैं आजाद था या शायद नहीं, लेकिन एक बात पक्की थी, मैं अब कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। तो क्या रवि सचमुच उस शाप से आजाद हो पाया या वो साए अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं?
शापित माल की इस खौफनाक यात्रा ने आपको किन अंधेरे रास्तों पर ले जाया? सच्चाई ढूंढने की ये जंग खत्म हुई या अभी और राज बाकी हैं? अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप रवि की जगह होते तो क्या करते? ऐसी और डरावनी कहानियां, सस्पेंस और रहस्य के लिए बने रहें हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक राज के साथ। तब तक सावधान रहें, क्योंकि साए कहीं भी हो सकते हैं।